हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इस बार आपके सिलेबस में काफ़ी चेंजेस हुआ है, कुछ टॉपिक हटा है, कुछ नया टॉपिक ऐड हुआ है। तो पहले चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये इंट्रोडक्शन है, उसके बाद यहाँ से पहला मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। इसमें हम समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फील्ड लाइंस क्या होता है, इसका डायग्राम कैसे बनता है, क्या क्या फीचर्स होता है, वो सब हम देखेंगे इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है दूसरा टॉपिक कि कोई एक अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वो सब चीज़ देखेंगे इसमें। ठीक है, इसी में राइट हैंड थंब रूल वो सब देख लेंगे, सोलिनॉइड जो कि है वो भी देख लेंगे। इसके बाद आ जाता है तीसरा मेन टॉपिक जो कि है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें कितना फोर्स लगता है, कैसा फोर्स, किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, वो सब चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। और फिर इसी में है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो स्टडी कर लेंगे। ठीक है, बस इतना करते ही अब यहाँ से थोड़ा सिलेबस चेंज आपको नोटिस करने को मिलेगा। यहाँ पे जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर, ये लास्ट ईयर तक सिलेबस में था लेकिन इस बार नहीं है। ठीक है, तो ये आपको स्टडी नहीं करना है, ये हम सीबीएसई के लिए बता रहे हैं। अगर आपको स्टेट बोर्ड में है या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको ये स्टडी करना है तो आप इसके लिए मेरा पुराना वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, हम उसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो पे जाके ये टॉपिक स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल इस साल सीबीएसई वालों को स्टडी नहीं करना है। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता था लास्ट ईयर तक, इस बार आपके सिलेबस में डिलीटेड है। ये आपको स्टडी नहीं करना है, यहाँ से ये सब स्टडी नहीं करना है, ये सब डिलीटेड है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी जो था यहाँ पे, ये भी डिलीटेड है। इसके बाद आ जाइए इस टॉपिक पे इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब यहाँ पे थोड़ा आपको नोटिस करना पड़ेगा, जो जनरेटर पार्ट है ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो पार्ट डिलीटेड है, ये सब आपको स्टडी नहीं करना है। लेकिन इसी में जो दो चीज़ डिस्कस किया हुआ है, ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, ये चीज़ आपको यहाँ पे स्टडी करना है। दोनों का मीनिंग क्या होता है, फिर दोनों को ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, यानी दोनों का सोर्स क्या है, दोनों में डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, और जो भी है फ्रीक्वेंसी और एडवांटेज, वो सब चीज़ यहाँ पे स्टडी करना है इन दोनों का। ठीक है, इसके बाद जो है लास्ट टॉपिक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये लास्ट ईयर डिलीटेड था लेकिन इस साल आपको ये स्टडी करना है, ये आखिरी टॉपिक है। बस इतना स्टडी करेंगे तो हमारा चैप्टर ये एंड हो जाएगा। समझे कि नहीं? चलिए, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा आराम से, और जैसे हम अंडरलाइन कर रखे हैं वैसे आप भी अंडरलाइन करेंगे, वही आपका नोट्स होगा। और जो भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वो आप नोट करते चले। ठीक है, चलिए डिटेल में स्टडी करते हैं इस चैप्टर को। इसके पहले वाले चैप्टर में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी वायर से जब करंट गुजरता है तब वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो जाता है, इसको बोलते थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जब किसी भी वायर से करंट गुजरेगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसको साबित करने के लिए एक एक्टिविटी यहाँ पे बताया गया है। ज़्यादा कोई भारी सारी एक्टिविटी है नहीं, सिंपल सा एक्टिविटी है कि किसी भी आप कॉपर वायर, कोई भी कंडक्टर ले लीजिए और उसमें से करंट पास कीजिए, और पास में यहाँ पे एक कार्डबोर्ड में एक मैग्नेटिक कंपास रख दीजिए। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो XY आपको दिख रहा है, ये एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, और ये ABCD एक कार्डबोर्ड पे एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है, उसका ये नीडल है जो एरो से दिखाया गया है। जैसे ही आप स्विच ऑन कीजिएगा, इस की को प्रेस कीजिएगा, वैसे ही ये जो कंपास का नीडल है वो डिफ्लेक्ट होगा। डिफ्लेक्ट होगा मतलब हिलेगा। ये तभी हिलता है जब आसपास इसका मैग्नेट हो। तो आसपास यहाँ पे मैग्नेट का काम कौन कर रहा है, ये XY कर रहा है। तो जैसे ही हम किसी कंडक्टर से करंट भेजते हैं उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और उस मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ये जो कंपास का नीडल है वो डिफ्लेक्ट होता है। समझे? तो इस एक्टिविटी से ये प्रूव हो रहा है कि जो एक कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। तो वही इस एक्टिविटी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो वी सी दैट द नीडल इज डिफ्लेक्टेड, इट मीन्स द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज़ प्रोड्यूस द मैग्नेटिक इफेक्ट। समझ में आ गया? इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों क्या है, लिंक्ड है एक दूसरे से। तो अब देखिए, अब यहाँ पे एक बात समझना होगा। जैसे हमने देखा कि करंट पास होने से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, क्या उसका उल्टा भी हो सकता है क्या, कि अगर हम किसी मैग्नेट को मूव कराएं तो क्या उससे करंट प्रोड्यूस हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट। जब भी किसी मैग्नेट को मूव करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस चैप्टर में हमें यही दो चीज़ पढ़ना है। पहला तो हमें पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट,
और दूसरा चीज़ है इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट। ये दो चीज़ हमें पढ़ना है। तो पहला वाला जो इफेक्ट है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर्स में। और दूसरा वाला जो इफेक्ट है इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट, इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक जनरेटर में। ठीक है, तो ये सब चीज़, ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये सब चीज़ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक महान इंसान के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड। यही वो इंसान है जिसके कारण आज हम इस चैप्टर को पढ़ पा रहे हैं। इन्होंने ही सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कवर किया था। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास किसी कंपास नीडल को रखते हैं तो वो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो इन्होंने ही सबसे पहले ये नोटिस किया था। तो बस आपको इनका यहाँ पे सिर्फ नाम पता होना चाहिए और कुछ नहीं है यहाँ से। ठीक है, चलिए अब अगले टॉपिक में मूव करते हैं। अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस क्या होता है, इसको समझने से पहले 2-3 बेसिक बात आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला, अभी हमने देखा कि किसी भी मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल है, वो नीडल क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है जब हम उसको किसी बार मैग्नेट के पास रखते हैं। तो बार मैग्नेट क्या होता है, आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। इस शेप के मैग्नेट को बार मैग्नेट बोलते हैं। यहाँ पे कई सारे शेप दिखाए गए हैं, तो आपको ऐसे दो याद रखना है, सिर्फ बार मैग्नेट और हॉर्सशू मैग्नेट। ये दोनों का नाम और शेप याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, तो हमें पता है कि जो कंपास का नीडल है वो डिफ्लेक्ट होता है जब हम उसको किसी बार मैग्नेट के आसपास रखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो कंपास नीडल है ना, वो खुद ही एक क्या है, छोटा सा बार मैग्नेट है। तो जब दो मैग्नेट को आसपास रखेंगे, एक तो नीडल खुद ही एक मैग्नेट हो गया और बार मैग्नेट तो मैग्नेट है ही, तो दोनों मैग्नेट को जब आसपास रखेंगे तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे और उसी फोर्स के कारण ये जो कंपास का नीडल है वो डिफ्लेक्ट होता है। इतना समझे? और देखिए, और एक बात है यहाँ पे कि जब भी हम किसी मैग्नेट को एक धागे से टांग कर ऐसे छोड़ दें हवा में, तो वो मैग्नेट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही रुकता है और हमें पता है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। तो किसी भी बार मैग्नेट का वो हिस्सा, वो पॉइंट जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, उस पोल को बोलते हैं नॉर्थ पोल, और वो पॉइंट जो साउथ की डायरेक्शन में जो रुका हुआ होता है उसको बोलते हैं साउथ पोल। ये सबको पता है ये सब बात। ठीक है, तो उसी तरीके से जो कंपास है, जो मैग्नेटिक कंपास है ना, तो उसका नीडल भी, तो ये नीडल तो खुद ही एक बार मैग्नेट है, तो इसको भी जब हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, फ्रीली रखे रहेंगे कहीं पर, तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुका होता है। तो इसका वो हिस्सा जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, और वो हिस्सा जो साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा होता है उसको बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि द एंड्स ऑफ द कंपास नीडल के जो एंड होते हैं ना, वो अप्रॉक्सीमेटली कहाँ पॉइंट कर रहे होते हैं, टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होते हैं। तो एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ को बोला जाता है नॉर्थ सीकिंग या फिर नॉर्थ पोल, सिंपली हम लोग नॉर्थ पोल बोल के जानते हैं। और द अदर एंड जो साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं साउथ सीकिंग या फिर साउथ पोल। ठीक है, और एक छोटा सा बात ये भी है कि लाइक पोल्स रिपेल, जैसे कि नॉर्थ पोल, दो मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर आप चिपकाने की कोशिश कीजिएगा तो कभी नहीं चिपकेगा, वो एक दूसरे को ढकेलेंगे उल्टा। और वैसे ही अगर अनलाइक पोल्स ले लीजिए, नॉर्थ साउथ ले लीजिए, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सब बेसिक बात है जो सबको पता है लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन कि वाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। तो जब एक कंपास नीडल को बार मैग्नेट के पास लाया जाता है तो क्यों डिफ्लेक्ट होता है वो? तो क्योंकि कंपास नीडल खुद ही एक बार मैग्नेट है और दोनों ही मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिस वजह से ये कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। समझे इतना? चलिए अब हम समझते हैं जो सबसे काम का बात है, वो मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होता है। इसको समझने से पहले छोटा सा एक्टिविटी यहाँ पे दिया गया है। देखिए, इस एक्टिविटी में बोला गया है कि आप एक सबसे पहले वाइट शीट ऑफ पेपर ले लीजिए। ठीक है, इस पेपर के बीचों बीच एक बार मैग्नेट को रख दीजिए और उसके बाद इस पेपर पर कुछ आयरन फिलिंग्स, जो आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो यहाँ पे बिखेर दीजिए। आयरन पाउडर जैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे बिखेर दीजिए। बिखेरने के बाद आप इस कार्डबोर्ड को, जो वाइट शीट ऑफ पेपर था, उसको 2-3 बार टैप कीजिए। 2-3 बार उंगली से हल्का हल्का टैप कीजिए तो आप पाएंगे टैप करने का बाद ये जो आयरन फिलिंग्स है वो एक डिफिनिट पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो देखिए, ये है एक वाइट शीट ऑफ पेपर जिसको किसी कार्डबोर्ड पे चिपका दिया गया था और इस पेपर के बीचों बीच में एक बार मैग्नेट रखा गया है। इसका ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, और इसी पेपर पे थोड़े छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स, उसको यहाँ पे बिखेर दिया गया। और बिखेरने के बाद जब इस बोर्ड को 2-3 बार टैप किया गया, 2-3 बार ठोका गया, तब ये जो आयरन फिलिंग्स है ये डेफिनेट पैटर्न में अरेंज हो गया। आपको ये पैटर्न दिख रहा है, लाइन लाइन जैसा ये पैटर्न। ठीक है, ये डेफिनेट पैटर्न में अरेंज हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट अपना फोर्स एक्सर्ट किया होगा इन सब आयरन फिलिंग्स पे। ठीक है, मैग्नेट का फोर्स का वजह से ये आयरन फिलिंग्स पे कुछ फोर्स पड़ा, जिस वजह से ये लोग ऐसे पैटर्न में अरेंज हो गए हैं।
समझ रहे बात का गहराई। तो देखिए, तो मैग्नेट के आसपास का वो रीजन, ये तो मैग्नेट के आसपास का वो रीजन है जहाँ पे मैग्नेट का फोर्स को फील किया जा सका। तो मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जहाँ पे उसके फोर्स को डिटेक्ट किया जा सके, उस आसपास के रीजन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है ये जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ था उसका मतलब हमने समझा कि मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जहाँ पे इसके फोर्स को डिटेक्ट किया जा सके। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द मैग्नेट एक्सर्ट इट इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट, अपने आसपास के रीजन पे अपना वो इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करता है। इसी वजह से आयरन फीलिंग्स पे एक फोर्स पड़ता है और इसी फोर्स के कारण वो आयरन फीलिंग्स अरेंज हो जाते हैं एक पैटर्न में। तो इसका डेफिनेशन अब यहाँ पे ये आ गया कि द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया? मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जहाँ पे मैग्नेट का फोर्स फील किया जा सके या फिर डिटेक्ट किया जा सके, उस रीजन को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना यहाँ पे, जिस पैटर्न में अरेंज हुआ है, ये सब स्पेसिफिक लाइंस जो बना हुआ है आयरन फीलिंग से, यही लाइंस को हम लोग बोलते हैं फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझे? तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द लाइंस अलोंग विच द आयरन फीलिंग्स अलाइन देमसेल्व्स रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये सब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या फील्ड लाइंस बनाने का यही तरीका है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये फील्ड लाइंस हम लोग किसी और तरीके से भी बना सकते हैं। अब वो तरीका अब हमें देखना है, इस एक्टिविटी में बताया गया है। तो देखिए, इस एक्टिविटी में बताया गया है कि हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना सकते हैं बिना आयरन फीलिंग्स के हेल्प से। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में कुछ ऐसा चीज़ बोला गया है। सबसे पहले बोला गया है कि आप एक बार मैग्नेट को ले लीजिए, आप एक बार मैग्नेट को लीजिए और उसका एक वाइट शीट ऑफ पेपर पे आउटलाइन बना लीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये एक बार मैग्नेट है और इसका आउटलाइन हमने ऐसे बना लिया। ये इसका नॉर्थ पोल है, मान लीजिए ये इसका साउथ पोल है। फिर एक बोला गया है कि इसमें एक मैग्नेटिक कंपास ले लीजिए, इसका ये है नीडल, ठीक है, नॉर्थ साउथ वाला। तो ये मैग्नेटिक कंपास को इसके नॉर्थ पोल के पास लाइए। तो जब आप इसको यहाँ पे रखेंगे तो आपको पता है ये चूँकि नॉर्थ है तो इसका जो, ये भी खुद भी तो एक बार मैग्नेट है, तो इसका जो साउथ पोल है वो इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये ऑटोमेटिक इस तरीके से अरेंज होगा कि साउथ पोल, मान लीजिए इसका नीडल है तो साउथ इस तरफ होगा, नॉर्थ इस तरफ होगा। ठीक है, ऐसे करके बोला गया रखने के लिए। और फिर बोला गया है कि कंपास का जहाँ पे नॉर्थ पोल है वहाँ पे एक डॉट दे दीजिए और जहाँ पे साउथ पोल है वहाँ पे एक डॉट दे दीजिए। फिर ये कंपास को उठा के ऐसे रखिए कि ये जो साउथ पोल है अब यहाँ पे आ जाए और नॉर्थ पोल आगे चला जाए। समझ रहे? कंपास को उठा के फिर यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे एक डॉट और मिल जाएगा और एक डॉट तो यही रहेगा। समझ रहे? फिर ऐसे करके आप पैटर्न बनाते जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये लाइन जो है ये घूर के यहाँ से आके यहाँ पे साउथ पोल में एंटर कर जाएगा। समझ रहे हैं? ये आप यहाँ पे देखिए डायग्राम में, इसमें ये है एक बार मैग्नेट, ये है नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो कंपास को यहाँ रखा गया तो देखिए साउथ पोल नॉर्थ के पास आ गया अपने आप और नॉर्थ पोल इधर है इसका। फिर इसी कंपास को उठा के जब यहाँ पे रखेंगे तो फिर से नॉर्थ है तो साउथ यहाँ पे आ जाएगा, ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया। ठीक है, ऐसे करते करते मूव करते करते आप एक लाइन बना लेंगे। फिर ऐसे आप देखिए यहाँ पे साउथ है तो ऑटोमेटिक फिर यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा और यहाँ पे साउथ रह जाएगा। और अगर हम ये सब डॉट्स को जोड़ देंगे बाय अ स्मूथ कर्व, ठीक है, तो ये जो लाइन मिलेगा इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलेंगे। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया। ऐसे करके आप बहुत सारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना सकते हैं। कुछ इधर से बनेगा, कुछ इधर से बनेगा, बहुत सारा बन सकता है यहाँ पे। इतना समझे? तो आप देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है। तो ये जो डायग्राम बन रहा है इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि डिफाइंड फील्ड लाइंस या फिर डिफाइंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आपको लिखना होगा द पाथ फॉलोड बाय अ मैग्नेटिक नीडल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक नीडल कौन सा पाथ फॉलो करता है उसी पाथ को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। समझे? और ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये बात याद रखिएगा। इमेजिनरी लाइन बोलने का मतलब क्या ये रियल में एग्जिस्ट करता है? क्या आप कोई मैग्नेट लेंगे तो उसके आसपास क्या आपको लाइंस देखने को मिलता है? क्या नहीं देखने को मिलता है ना। ये तो बस हम लोग का मन का ख्याल से हम लोग ने इसको बना दिया है ताकि कुछ फेनोमेनन को स्टडी करने में आसानी हो। ठीक है, इसलिए ये क्या है? इमेजिनरी लाइन है, रियल लाइन नहीं है ये सब। तो हमने समझ लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता क्या है और इसको बनाया कैसे जाता है। अब बात करें इसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन वही डायरेक्शन होता है जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल पॉइंट कर रहा होता है मैग्नेटिक कंपास का। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे मान लीजिए किसी मैग्नेटिक कंपास को रख देंगे तो इसका नॉर्थ पोल जो है वो इस दिशा में पॉइंट कर रहा होगा और साउथ नॉर्थ के पास मूव कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो नॉर्थ चूँकि उस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है
तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, समझ रहे हैं। एक एरो से दिखा देते हैं हम लोग। वैसे ही यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर हम कंपास को रखेंगे तो चूंकि ये नॉर्थ है तो इस तरफ साउथ होगा और इस तरफ नॉर्थ पोल होगा इसका, समझ रहे। तो नॉर्थ इधर पॉइंट कर रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन इस साइड से होगा, समझ रहे। तो इसीलिए हम लोग कन्वेंशनली क्या ले लेते हैं, हम लोग हमेशा ये मान लेते हैं कि कोई एक बार मैग्नेट है और ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो ऑलवेज जो मैग्नेटिक लाइन है वो नॉर्थ पोल से निकल रहा होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब बनाएंगे तो ऐसे करके तो बनाएंगे ही, ऐसे बहुत सारा लाइन्स बनाएंगे और उसमें डायरेक्शन देंगे, हमेशा वो नॉर्थ से निकल रहा होगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। आप जो बुक में भी डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे, ये बार मैग्नेट है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, बहुत सारा लाइन्स बना दिया गया और देखिए एरो इस तरीके से दिया गया है, नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में एंटर कर रहा है। तो ये दो बात हमने समझा। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ का बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। सबसे पहला प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये ऐसा क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ होता है। डायरेक्शन इसमें होता है, ये तो हमने समझ ही लिया कि इसका नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन होता है आउटसाइड द मैग्नेट, और मैग्नीट्यूड इसका वैल्यू भी होता है, इसको हम लोग न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, ठीक है, टेस्ला में। फॉर एग्जांपल कोई बोल सकता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो मान लीजिए 10 टेस्ला, ऐसा कुछ बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, वैल्यू होता है इसका और डायरेक्शन भी होता है। ये पहला इसका फीचर हो गया। दूसरा फीचर है इसके डायरेक्शन के बारे में। तो देखिए डायरेक्शन कैसा इसका लिया जाता है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल मूव कर रहा है ना, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, जो हम अभी आपको यहाँ पे समझाए। इसीलिए हम लोग कन्वेंशनली क्या ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ले लेते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि therefore it is taken by convention that the field lines emerge from north pole and merge at the south pole, ठीक है। तो ये होता है आउटसाइड द मैग्नेट। लेकिन अगर इनसाइड बात करें तो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा होता है। ये देखिए पहले तो यहाँ से निकला, नॉर्थ से होकर साउथ में एंटर किया और फिर साउथ से होकर नॉर्थ में जाएगा। तो आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन हो जाएगा साउथ पोल से नॉर्थ पोल। समझे इतना? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस दोनों बात से हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्या है, क्लोज्ड कर्व है, क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व, कहीं पे ब्रेक नहीं आ रहा है, समझे। तो अभी तक हमने दो फीचर समझा इसका, दो क्या तीन फीचर समझा। पहला कि इसमें बोथ डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ होता है। दूसरा फीचर हमने समझा कि इसका डायरेक्शन जो होता है आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ होता है और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होता है, ठीक है। फिर तीसरा फीचर हम बोल सकते हैं कि इसमें जो फील्ड लाइंस है वो क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व है, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व, ठीक है। अभी सिर्फ समझ से चाहिए क्या नोट्स बनाना है, हम अभी आपको बताएंगे, कुछ यहाँ से अंडरलाइन भी नहीं करना है, ठीक है। अभी हम बता देंगे कैसे क्या अंडरलाइन करना है, क्या लिखना है, सिर्फ समझ से चलिए। अभी आप तीन फीचर हमने देखा। एक और फीचर देखिए, अब स्ट्रेंथ के ऊपर बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहाँ पे ज़्यादा होगा, तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा देखने को मिले वहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल आप इस रीजन में देखिए बहुत ज़्यादा फील्ड लाइंस आपको देखने को मिल रहा है, फिर इस रीजन में भी बहुत ज़्यादा फील्ड लाइंस देखने को मिल रहा है। तो ये दो ऐसे रीजन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे देखिए थोड़ा कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ थोड़ा कम होगा इनके कंपेरिजन में, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है, द रिलेटिव स्ट्रेंथ इज शोन बाई डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। जितना क्लोज होंगे फील्ड लाइंस उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हो गया चौथा फीचर। और पांचवा फीचर, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। क्यों क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए मान लीजिए ये कोई बार मैग्नेट है और इसके पास आपने कुछ, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है और दूसरा आपने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दिया, आपने यहाँ पे इसको क्रॉस करवा दिया। ये गलत है। वैसे क्यों गलत है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे आप कंपास रखेंगे तो कंपास का नीडल किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा ना कि इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। कोई एक जगह ही तो कंपास का नीडल शो करेगा ना। तो इसका मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता है कभी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कंपास दोनों जगह शो कर दे, कोई एक ही जगह शो करेगा। इसका मतलब आपने जो लाइन बनाया है वो क्या बनाया है, गलत बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, क्योंकि अगर वो करते हैं ऐसा, इफ दे डिड इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे क्या होगा, द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन। कंपास रखेंगे तो वो दो डायरेक्शन को शो करेगा, जो कि विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपके। तो ये हो गया कुछ फीचर्स। अगर पूरे फीचर को हम समराइज़ करना चाहें तो देखिए 5 फीचर यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला,
मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, समझ में आ गया। दूसरा फीचर, अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, ये भी समझ में आ गया। नंबर 3, अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व, ये भी समझ में आ गया। नंबर 4, क्लोजर द फील्ड लाइन्स स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, तो जितने ज़्यादा फील्ड लाइन्स पास होंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और इसका उल्टा भी सही होगा, ठीक है। और पॉइंट नंबर 5 कि नो फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज if two lines meet it would mean that at the point of intersection the compass needle would point towards two directions which is not possible। समझ में आ गया ये पांचों फीचर, तो अच्छे से इसको आपको याद कर लेना है। चलिए अब देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो ये देंगे आपको कि व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, तो डेफिनेशन आपको पता ही है, द पाथ फॉलोड बाय अ मैग्नेटिक नीडल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। और देखिए इसी में आपको और क्वेश्चन पूछेंगे कि जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर ए, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो फील्ड लाइन्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्यों, तो रीजन समझ में आ गया है, वो लिखना है आपको। और क्वेश्चन नंबर बी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज्ड कर्व, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ये क्लोज कर्व है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए आप यही लिखेंगे क्योंकि आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड इनसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड line is directed from south pole to north pole, hence magnetic field lines are closed and continuous curve, ठीक है। आपको इनसाइड और आउटसाइड वाला बात लिख देना है यहाँ पे, इसी से ये जस्टिफाई हो जाएगा। द गिवन मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ए बी सी, एक मैग्नेट है 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया गया है ए बी सी, ठीक है, ये है ए और ये है बी और ये है सी। उसके बाद बोला है नेम द पार्ट्स वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एंड नंबर 2 मिनिमम, तो कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, मैक्सिमम होगा, तो हमें पता है पोल्स के टाइप सामने, जैसे कि ए और सी में, चाहे वो नॉर्थ पोलो साउथ पोलो जो भी हो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा और यहाँ पे मिनिमम होगा, ठीक है। फिर पूछा गया है कि हाउ विल द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डिफर एट दीज पार्ट्स, तो डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगा, तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगा, सी में और ए में भी ज़्यादा होगा और बी में कम होगा डेंसिटी, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ सकते हैं, आपको 2 मैग्नेट बना के दे देंगे यहाँ पे डायग्राम में, एक मैग्नेट है ये और एक मैग्नेट है ये, इसमें ये मान लीजिए साउथ पोल नॉर्थ पोल और ये हो गया आपका साउथ पोल नॉर्थ पोल और ये है पी क्यू, और बोलेंगे आपको कि P और Q के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना के दिखाओ, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाना है और हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करता है, तो ये रहा नॉर्थ ये रहा साउथ, तो यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बना दीजिए और डायरेक्शन ऐसे करके शो कर दीजिए, ठीक है। तो बस इतना सा कर देना है, यही हो जाएगा इसका आंसर। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 मैग्नेट्स आर शोन इन द फिगर ए एंड बी, ठीक है, 2 फिगर में 2 टाइप का मैग्नेटिक फील्ड शो किया गया है। फिर आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा करेक्ट पैटर्न है। तो पैटर्न ए में देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट रहे 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो जो फिगर ए है वो गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो रीजन यही होगा कि नो 2 फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, ठीक है। फिर बोला गया है कि ऑल्सो नेम द पोल्स ऑफ द मैग्नेट फेसिंग ईच अदर, पोल्स भी बताने के लिए बोला गया है। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कुछ ऐसे निकला हुआ है और यहाँ पे कुछ ऐसे निकला हुआ है और ऐसे करके एरो है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ से निकल रहा है, इसका मतलब तो ये तो श्योर है कि ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। और चूंकि दोनों यहाँ से यहाँ मूव भी नहीं कर रहा है, तो यहाँ से भी निकल रहा है, मतलब ये भी क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। अगर यहाँ पे साउथ पोल होता तब, अगर मान लीजिए यहाँ पे साउथ पोल होता, ये नॉर्थ होता, तब इसका डायरेक्शन ऐसे हो रहा होता, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि ऐसे ऐसे बना हुआ है तो समझ में आ रहा है दोनों क्या है, नॉर्थ पोल है। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा होता, कुछ ऐसे पूछा होता, सेम डायग्राम है लेकिन अब की बार एरो ऐसे ऐसे दिया हुआ है, एरो यहाँ पे एंटर कर रहा है मान लीजिए, ठीक है। तब एंटर कर रहा है मतलब ये क्या हो जाता, साउथ पोल, और ये भी हो जाता साउथ पोल। समझ पा रहे हैं बात क्या कह रही। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन होता है। ये यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इन द गिवन फिगर 1 and 2। एक फिगर ऐसा बना हुआ है और बोला गया है कि इसमें आप पोल्स बताओ, और कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बना हुआ है, यहाँ से 2 लाइन है, यहाँ से 2 लाइन है। फिर एक फिगर ऐसा है
ये तो देखा हुआ फिगर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऐसा है। तो देखिए हम सारा खेल एरो से देख के बता सकते हैं। एरो जहाँ से निकल रहा होगा, ठीक है, यहाँ से निकल रहा है ये एरो, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक नॉर्थ पोल हो गया, और यहाँ से एंटर कर रहा है वो साउथ पोल होगा। एरो यहाँ से निकल रहा है तो ये हो गया नॉर्थ पोल, यहाँ पे एंटर कर रहा है ये हो गया साउथ पोल, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो ये हमने ख़त्म कर लिया ये पूरा टॉपिक। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, फिर फील्ड लाइंस क्या होता है, फील्ड लाइंस को बनाते कैसे हैं, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, साथ ही साथ इसका डायरेक्शन के साथ और इसका डेफिनेशन भी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसको बोलते हैं वो हमने किया, और साथ ही साथ यहाँ पे 5 फीचर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इतना चीज़ हमने ये कवर किया। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब कोई कंडक्टर है वो करंट कैरी कर रहा है, तो उसमें कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो वो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले एक यहाँ पे छोटा सा एक्टिविटी दिया गया है, तो इसको देख लेते हैं। इस एक्टिविटी में बोला गया है कि आप सबसे पहले एक सर्किट सेटअप कीजिए। इस तरीके से सर्किट सेटअप कीजिए कि आपको यहाँ पे कंडक्टर रखना है, कॉपर वायर रखना है, और उस कॉपर वायर के ठीक ऊपर एक मैग्नेटिक कंपास रखना है, ठीक है। अब देखिए इस सर्किट में क्या क्या है। यहाँ पे बैटरी है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, और हमें पता है कि जो प्लस साइन होता है वहाँ से करंट निकल रहा होता है। फिर ये है की, फिर यहाँ पे कंपास रखा हुआ है, ये वायर है, सिंपल सा सर्किट है। अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे ना, तो ये जो कॉपर वायर है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो कंपास का नीडल है वो डिफ्लेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो कंडक्टर है इसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा गया है, ठीक है, और करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से यहाँ पे ना, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। इस वजह से ये जो नीडल है ये इस तरफ घुर जाएगा, ईस्ट की तरफ घुर जाएगा। इतना ठीक है। अब ईस्ट की तरफ क्यों घुमा वो बाद में समझते हैं, फिलहाल इतना मान लीजिए कि ये ईस्ट की तरफ घूम गया। अब क्या कीजिए कि आप करंट को पलट दीजिए, ये प्लस को इधर कीजिए, माइनस को इधर कर दीजिए, जैसा कि इसमें किया गया, ठीक है, प्लस इधर माइनस इधर। अब मतलब करंट अब यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, करंट अब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। तो जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है मतलब इसका ठीक उल्टा फ्लो कर रहा है ना, तो इसमें नीडल इस तरफ डिफ्लेक्ट किया था, इसमें क्या होगा कि नीडल इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये रहा, इट मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो रिवर्स्ड। अगर आप करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल बिकम्स ऑपोजिट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। तो इस एक्टिविटी का मेन उद्देश्य यही बताना था कि अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। समझे ये बात का गहराई? बस इतना चीज़ आपको यहाँ पे पता रखना है, कुछ अंडरलाइन मत कीजिए, हम आगे आपको बताएंगे क्या अंडरलाइन करना है, सिर्फ समझते चलिए। अगला टॉपिक है, आप देखिए, तो जो हमारा मेन टॉपिक था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई एक कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है, वो किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका पैटर्न क्या होगा, ये हमें समझना है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में 3 टाइप के कंडक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, 3 टाइप का शेप। पहला होगा स्ट्रेट कंडक्टर, देखेंगे कि स्ट्रेट कंडक्टर कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, किस पैटर्न का। फिर उसके बाद दूसरा होगा सर्कुलर लूप, एक गोलाकार कंडक्टर से हम लोग करंट भेजेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस हो रहा है। और तीसरा और लास्ट है जो कि होगा सोलिनॉइड, ठीक है, एक कॉइल से करंट भेजेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये 3 चीज़ हमें अभी देखना है। चलिए स्टार्ट करते एक एक करके। सबसे पहला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो सबसे पहले एक एक्टिविटी यहाँ पे पढ़ते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। फिलहाल आप समझिए, हम बताएंगे कैसा क्वेश्चन आएगा। लिखा हुआ है टेक अ बैटरी 12 वोल्ट का, एक बैटरी लीजिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस हेडोस्टैट लीजिए, इससे हम लोग करंट बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। एंड एमीमीटर ले लीजिए, एमीमीटर ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को मेजर करता है। एक प्लग की ले लीजिए स्विच ऑन स्विच ऑफ करने के लिए, और एक स्ट्रेट थिक कॉपर वायर ले लीजिए, ठीक है, यही हमारा स्ट्रेट कंडक्टर का काम करेगा ये। फिर इंसर्ट द थिक वायर थ्रू द सेंटर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। अब देखिए एक कार्डबोर्ड ले लीजिए और उस कार्डबोर्ड के बीचों बीच एक होल कर दीजिए और उस होल में उस जो कॉपर वायर है उसको इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे वैसा कुछ सेटअप किया गया है। उसके बाद कनेक्ट द कॉपर वायर वर्टिकली बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे पॉइंट है एक्स और यहाँ पे पॉइंट है वाई, इस 2 पॉइंट के बीच में उस कॉपर वायर को कनेक्ट कर दीजिए इस सर्किट में, और फिर उसको सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, पूरे को लिखा हुआ है। फिर स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड, इस कार्डबोर्ड पे आयरन फिलिंग्स बिखेर दीजिए।
और फिर कीप द वेरिएबल रेयोस्टेट, ये कुछ काम का बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आयरन फिलिंग्स बिखेरने के बाद आप क्या कीजिए, क्लोज द की। क्लोज द की मतलब की को स्विच ऑन कर दीजिए। इसको एक और लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं प्लग इन द की या फिर स्विच ऑन द की, ठीक है। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे उसके बाद जेंटली टैप ऑन द कार्डबोर्ड अ फ्यू टाइम्स। इस कार्डबोर्ड पे 2-3 बार टैप कीजिए तो आप पाएंगे कि ये जो आयरन फिलिंग्स था जो पहले ऐसे ही बिखरा हुआ था, वो सब आयरन फिलिंग्स अलाइन हो जाते हैं देमसेल्व्स, शोइंग अ पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, ऐसे सर्कल्स जिसका सेंटर सेम हो। ये एक सर्कल मान लीजिए इसका ये सेंटर है, फिर और एक सर्कल इसका भी सेंटर यही है, फिर और एक सर्कल इसका भी सेंटर यही है, ठीक है। तो इन सब सर्कल्स को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो इस टाइप के पैटर्न में ना ये आयरन फिलिंग्स अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यही तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया कि कोई स्ट्रेट कंडक्टर से जब करंट गुजरता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये हमने समझ लिया। फिर अब इसका बात है डायरेक्शन कैसे पता करा जाए। तो डायरेक्शन पता करने के लिए क्या कीजिए कि यहाँ पे आप मैग्नेटिक कंपास रख दीजिए। तो उस कंपास का नॉर्थ पोल जिस तरफ पॉइंट कर रहा होगा वही इसका डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे लिखा है, ये रहा, द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल वुड गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द स्ट्रेट वायर एट पॉइंट P। तो जो नॉर्थ पोल का डायरेक्शन होगा वही इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का भी डायरेक्शन होगा। समझ गए। अब क्या बोला गया, इस बैटरी को पलट दीजिए। प्लस इधर था ना, करंट पहले इधर से गुजर रहा था, अब प्लस को इधर कीजिए, माइनस को इधर कीजिए। अब करंट को इधर से गुजारिए। तो जब करंट को यहाँ से भेजिएगा ना तो पैटर्न तो सेम रहेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है, अब अगर यहाँ पे आप कंपास को रखेंगे तो कंपास का नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, ठीक है। मतलब इसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। समझ रहे, पैटर्न वही रहेगा, डायरेक्शन पलट जाएगा। तो ये तो हमें पहले भी पता है कि अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन भी चेंज होता है। इस एक्टिविटी में हमने समझा था। तो वो चीज़ यहाँ पे भी हमें प्रूफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वही इस पूरा एक्टिविटी में लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए, अ पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स इंडिकेटिंग द फील्ड लाइन्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। तो यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल से ये इसमें भी कंसेंट्रिक सर्कल से जो इंडिकेट कर रहा है फील्ड लाइन्स, ठीक है। और तो कुछ नहीं है। द एरो इन द सर्कल शो द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन्स। इसमें एक एरो है छोटा सा, ये एरो शो कर रहा है इसका डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए एग्जाम में इसका क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि आपसे बोलेंगे डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, ठीक है। एक एक्टिविटी के जरिए बताइए कि कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनता है जब एक स्ट्रेट कंडक्टर करंट को कैरी करता है। तो देखिए, जब भी एग्जाम में आप एक्टिविटी लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि ये पूरा का पूरा आप छाप दिए जाके, ऐसे नहीं लिखा जाता है। एग्जाम में आप जब भी एक्टिविटी को डिस्क्राइब करेंगे तो आपको वहाँ पे 5 पॉइंट लिखना होगा। सबसे पहला होगा एम, क्या आप शो करना चाहते हैं। एम के बाद आपको लिखना होगा एपर्टस रिक्वायर्ड, ठीक है, क्या क्या एपर्टस चाहिए। उसके बाद आपको लिखना होगा प्रोसीजर, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन और फिर उसके बाद कंक्लूजन। ये 5 पॉइंट होना चाहिए किसी भी एक्टिविटी में। तो एम में आप क्या लिखेंगे, एम में आप ये लिखेंगे, हेडिंग तो है यहाँ पे लिख देंगे टू शो या फिर टू स्टडी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। ये हो गया एम। फिर चाहिए एपर्टस, क्या क्या एपर्टस आपने लिया तो आप यहीं से देख कर लिख सकते हैं एपर्टस क्या क्या चाहिए। एक थिक कॉपर वायर, स्ट्रेट कॉपर वायर, फिर आयरन फिलिंग्स, कार्डबोर्ड, की, वेरिएबल रेजिस्टेंस, एमीटर, बैटरी, ठीक है, वायर्स, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। ये हो गया एपर्टस रिक्वायर्ड में। और फिर हमें अब लिखना है प्रोसीजर। तो फिर प्रोसीजर के लिए आप यही लिखेंगे सबसे पहले कि इंसर्ट द थिक वायर थ्रू द सेंटर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। नॉर्मल का मतलब समझ रहे हैं ना, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये कार्डबोर्ड है, मान लीजिए ये कार्डबोर्ड है तो इसका ठीक परपेंडिकुलर ऐसा, ये पेन का जो डायरेक्शन है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, समझ पा रहे हैं। तो इस ऐसे करके आप उसको इंसर्ट कर दीजिए। और ये टेक केयर वगैरह ये सब नहीं लिखने का ज़रूरत है। फिर उसके बाद आप लिखिएगा कनेक्ट द कॉपर वायर इन सीरीज विद द बैटरी प्लग एंड की। कॉपर वायर को इससे हल्का फुल्का समझा देना है, ये पूरा डिटेल नहीं लिखना है आपको, ठीक है। फिर इस कॉपर वायर को कनेक्ट कर दीजिए इस सीरीज़ के साथ। उसके बाद स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स, इतना ही लिखिएगा। आप जरूरी नहीं है कि आप सॉल्ट स्प्रिंकलर यूज़ कर सकते हैं, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लिखिए कि आयरन फिलिंग स्प्रिंकल कर दीजिए। और ये पॉइंट का तो एकदम ही जरूरत नहीं है। उसके बाद क्लोज द की लिखिए अगले पॉइंट में, ठीक है। क्लोज द की या फिर प्लग इन द की या फिर स्विच ऑन द की। और उसके बाद लिखिएगा जेंटली टैप ऑन द कार्डबोर्ड अ फ्यू टाइम्स। ये हो गया प्रोसीजर।
फिर जो चौथा पॉइंट है ऑब्जर्वेशन, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन में आप लिखेंगे कि द आयरन फिलिंग्स अलाइन देमसेल्व्स शोइंग अ पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द कॉपर वायर। ये हो गया ऑब्जर्वेशन। और लास्ट पॉइंट होगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप क्या कंक्लूड करेंगे, तो दो चीज़ यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। पहला कि ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है ये क्या प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, पहला बात। हाँ, द करंट कैरिंग कंडक्टर इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हो गया पहला कंक्लूजन। और दूसरा कंक्लूजन लिखेंगे कि द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, ये दो कंक्लूजन यहाँ पे आप देंगे। तो ये 5 पॉइंट से ये पूरा एक्टिविटी डिस्क्राइब होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, तो इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है इसको। अब देखिए यहाँ पे हमें 2 पॉइंट को नोटिस करना है। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैपिटल लेटर बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब 2 पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का 2 चीज़ से रिलेशन देखा जाता है। पहला तो करंट से और दूसरा है डिस्टेंस से। ठीक है, तो अगर हम किसी कंडक्टर में ना करंट को बढ़ा देंगे तो कॉमन सेंस बोलता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया पहला रिलेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। और अगर मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस का बात करें तो जितना हम इस कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे उतना ही उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड है। ठीक है, जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे कम होगा। तो ये 2 बात यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ अंडरलाइन नहीं करना है, हम आगे बताएंगे आपको, सिर्फ समझिए यहाँ पे। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कैसा पूछा जाएगा यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेंगे कि हाउ इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर अ स्ट्रेट कंडक्टर नंबर 1 रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट के साथ कैसे रिलेटेड है, तो डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, अगर करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। पहले 1 का आंसर ये होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 इज अफेक्टेड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट इन द कंडक्टर। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 आंसर यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते थे, ये डिस्टेंस से रिलेटेड, तो कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, उसमें चलिए अब अभी तक हमने देखा कि यहाँ पे हमें डायरेक्शन पता करना होता था तो हम लोग क्या रखते थे, कंपास रखते थे, और जहाँ पे उसका नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा वही उसका डायरेक्शन होता था। लेकिन बार बार इतना झंझट कौन करे, क्या कोई सिंपल तरीका नहीं है क्या इसका डायरेक्शन पता करने का? तो बिल्कुल एक सिंपल तरीका है, और उस सिंपल तरीके का नाम है राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर आपको किसी कंडक्टर के आसपास का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो आप क्या कीजिए कि उस कंडक्टर को अपने हाथ में पकड़ने का इमेजिन कीजिए। ठीक है, और इस तरीके से पकड़िए कि जो आपका जो थंब है वो करंट का डायरेक्शन को शो कर रहा हो। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो आपको राइट हैंड से पकड़ना है और इस तरीके से पकड़ना है कि आपका जो थंब है वो करंट का डायरेक्शन को शो करना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो चारों उंगली है ना, ये चारों उंगली क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे थंब है, ये चारों उंगली इस तरफ से कर्ल किया है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस तरफ का सर्कल में घूमेगा। समझ रहे हैं बात का गहराई? आप यही चीज़ को यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये डाउनवर्ड है। ठीक है, अगर आप इसको राइट हैंड का थंबनेल से पकड़ेंगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इधर से होगा। समझ रहे हैं? इधर से होगा मतलब कुछ इस तरफ से मूव करेगा, ये इस तरफ से मूव करेगा, मतलब यही डायरेक्शन हमें मिल रहा है। फिर से समझे इतना? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, ये देखिए, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। इमेजिन कीजिए कि आप किसी कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़े हुए हैं और इस तरीके से कि थंब जो है वो पॉइंट कर रहा है करंट के डायरेक्शन में। तो देन योर फिंगर विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर। ये इसी को बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो आपका जो फिंगर है वो जिस डायरेक्शन में उस कंडक्टर को रैप कर रहा है, पकड़ रहा है, उसी डायरेक्शन, वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे ये तू तरक वाला भाषा यूज़ नहीं करना है, आप थोड़ा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इस तरीके से कि इफ़ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द फिंगर्स एनसर्कल द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ये हो जाएगा राइट हैंड थंब रूल का डेफिनेशन। ठीक है, तो ये लिखना है आपको। समझ में आ गया? चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो एक हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है, सबसे पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। तो करंट जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है। चलिए बहुत अच्छा बात है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड एट अ पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। तो इस कंडक्टर के ठीक नीचे वाले पॉइंट पे, मान लीजिए ये कंडक्टर है, इसके ठीक नीचे वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और इसके ठीक ऊपर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो हमें बताना है। तो हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे जिससे कि हमें डायरेक्शन पता हो जाएगा। तो ये हमने राइट हैंड इसको ऐसा पकड़ लिया और थंब शो कर रहा है करंट का डायरेक्शन। तो नीचे की तरफ आप देखेंगे, नीचे की तरफ जो उंगली का डायरेक्शन है वो ऐसे मूव कर रहा है, समझ रहे? मतलब यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ डाउनवर्ड की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, नॉर्थ टू साउथ। और ऊपर में देख रहे हैं आप ऐसे करके ये ऊपर से घूमेगा, ऊपर में डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ, समझ रहे ना? इधर पे साउथ है, इधर पे नॉर्थ है, तो साउथ से नॉर्थ ऊपर की तरफ और नीचे में नॉर्थ से साउथ। ये आंसर हो जाएगा इसका। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है बुक में। इन्होंने लिखा है द करंट इज इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल वी गेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड at any point below or above the wire turns clockwise in the plane perpendicular to the wire when viewed from the east end and anti-clockwise when viewed from the west end। तो इन्होंने clockwise एंटी क्लॉकवाइज के रूप में आंसर दिया है। सबसे पहले तो आप समझिए कि clockwise एंटी क्लॉकवाइज होता क्या है। तो देखिए ये कोई एक घड़ी है मान लीजिए, तो घड़ी की ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, तो घड़ी ऐसे मूव करता है ना, तो इस तरीके का मूवमेंट को बोलते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। और इसका अपोजिट अगर कोई मूव कर रहा है तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये कंडक्टर था, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट करंट फ्लो कर रहा था। अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा था, ऐसा था ना, तो यहाँ से देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा, ये क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, ठीक है, ईस्ट एंड से देखेंगे तो, और वेस्ट एंड से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप ईस्ट एंड से देखेंगे तो क्लॉकवाइज दिखेगा और एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा जब आप वेस्ट एंड से देखेंगे तो, ठीक है। तो आप ये भी आंसर दे सकते हैं और चाहे तो आप ये भी आंसर दे सकते हैं कि बिलो में कौन सा डायरेक्शन होगा, नॉर्थ से साउथ, और अबव में क्या होगा, साउथ से नॉर्थ, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। अब ड्रॉ कर लेंगे, आपको ये वाला फिगर अच्छे से ड्रॉ करना है, ठीक है, ये वाला फिगर ध्यान रखिएगा। अगर आप इधर पे नॉर्थ और इधर पे साउथ देते हैं तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, हाँ, ए एरो उस तरफ से हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि कभी भी दो फील्ड लाइन्स को कहीं भी टच या फिर क्रॉस मत करवाइएगा, थोड़ा साफ डायग्राम बनाइएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो 5 प्रॉपर्टी हमने देखा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वाई डोंट 2 मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। तो कभी भी 2 मैग्नेटिक लाइन्स है वो कभी भी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं, तो इसका रीज़न तो सिंपल है कि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब होगा कि कंपास नीडल 2 डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये लिखना होगा आपको, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे टाइप के कंडक्टर पे, जो कि है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप। तो ये कोई सर्कुलर लूप का कोई कंडक्टर है, देखते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होता है। तो देखिए मान लीजिए ये कोई है सर्कुलर लूप, ठीक है, और इस सर्कुलर लूप में हमने करंट गुजार दिया। करंट जब इसे पास किया गया तो देखिए अगर आप इस छोटे से पॉइंट को इमेजिन कीजिए तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह काम कर रहा है। ये भी हल्का सा यहाँ पे स्ट्रेट कंडक्टर से भी इतने अगर देखें तो स्ट्रेट दिखेगा आपको, ये भी हल्का सा स्ट्रेट दिखेगा, छोटा सा छोटा पार्ट। तो हर एक पॉइंट में आपको क्या देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल्स ही देखने को मिलेगा, ठीक है, पहले वाले केस की तरह। कंसेंट्रिक सर्कल्स, बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, हर एक पॉइंट पे बहुत सारा कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेगा। तो उसी टाइप का डायग्राम कुछ यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे कि अब देखिए इधर पे कंसेंट्रिक सर्कल्स और कंसेंट्रिक सर्कल्स और कंसेंट्रिक सर्कल्स और बहुत सारा बनते बनते बीच में बहुत सारे सर्कल्स यहाँ पे पास करेंगे, बहुत सारे लाइंस पास करेंगे। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना तो कंसेंट्रिक सर्कल्स का साइज भी बढ़ता चला जाएगा और लगभग जब बीच में पहुँचेंगे तो लगभग ये स्ट्रेट लाइन की तरह अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी शेप का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, We know that magnetic field produced by a current carrying straight wire depends inversely on the distance from it। तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, इसके हर एक पॉइंट पे द कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। तो जैसे जैसे आप वायर से दूर मूव होते जाइएगा, ठीक है, पहले यहाँ पे तो चलिए आपको एक सर्कल देखने को मिल गया, फिर यहाँ पे भी और एक सर्कल बन गया, तो और एक सर्कल बन गया और एक सर्कल बन गया। जैसे जैसे आप इससे दूर होता चाहिएगा, यहाँ पे आइएगा लगभग बीचों बीच में, तो ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन की तरह दिखने को मिलेगा आपको। ये रहा कि बाय द टाइम वी रीच एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। अब जब तक आप सेंटर पे पहुँचेंगे ना
द आर्क्स ऑफ दिस बिग सर्कल्स वुड अपीयर एज स्ट्रेट लाइन्स। ये जो पहले आर्क की शेप में दिख रहे थे, अब यही आर्क स्ट्रेट लाइन की तरह दिखने लग जाएंगे सेंटर में आके। ठीक है, मतलब ले देके बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरीके का शेप होगा एक सर्कुलर लूप में। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्टली इसका डायग्राम बना के दिखाओ। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और देखिए यहाँ पे क्या क्या बात है, डायरेक्शन पता करना है हमें, तो फिर से यहाँ पे हम राइट हैंड थंब रूल लगा देंगे। अगर हम इसको इस तरीके से पकड़ लेते हैं, मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो करंट मेरा थंब भी इसी डायरेक्शन में शो कर रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा देख रहे हैं आप, कुछ इस तरीके से होगा, मतलब यहाँ से अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है। तो वही कुछ यहाँ पे भी बनाया गया है, करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है अंदर और ऐसे फ्लो कर रहा है करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, कुछ ऐसा शेप का बना है। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक बात यहाँ पे जो गौर करने लायक है, अच्छा उससे पहले आप एक बात याद रखिएगा, ये जो हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था, इसका एक और नाम है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। ठीक है, ये इस नाम से भी जानते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए इस पे आते हैं वापस। तो इसमें एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के से डायरेक्टली डिपेंड करता है। यहाँ पे ये वर्ड याद रखिएगा, करंट पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, करंट पे, और जो डिस्टेंस है उस पर क्या करता है, इन्वर्सली डिपेंड करता है। ठीक है, ये दो बात याद रखिएगा। तो अगर हम इस सर्कुलर कॉइल में मान लीजिए n टर्न्स है, तो फील्ड भी क्या हो जाएगा, n गुना टाइम ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा। मान लीजिए कोई एक यहाँ से वायर गुजरा और यहाँ से एक सर्कुलर फॉर्म का शेप लिया, फिर यहाँ से करंट निकल गया, तो यहाँ पे मान लीजिए 4 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था। अब मान लीजिए किसी ने क्या किया, यहाँ से करंट भेजा और एक टर्न तो बनाया ही, और एक टर्न ले लिया, 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 शायद 5 टर्न हो गया, फिर यहाँ पे निकाला। तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो चूंकि ये 5 टर्न लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू 5 हो जाएगा और 20 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि हर एक वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और सबका डायरेक्शन सेम है, तो हर एक बार जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐड होता चला जाएगा। 5 बार टर्न किया तो 5 बार ऐड होकर 20 टेस्ला दे देगा। टेस्ला क्या है, ये यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देयरफॉर इफ देयर इज अ सर्कुलर टर्न हैविंग n टर्न्स, मान लीजिए किसी में n बार घुमा हुआ है वो, तो फील्ड भी n गुना प्रोड्यूस होगा एक के मुकाबले में। दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट एड्स अप। चूँकि डायरेक्शन सेम है तो हर बार फील्ड क्या होता है, एड अप हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटी के जरिए बताया गया है कि फिर से वही रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लीजिए, लेकिन इस बार चूँकि ये सर्कुलर टाइप का है तो आपको यहाँ पे 2 ठो छेद करना होगा, 2 होल कीजिए, फिर उसमें उस सर्कुलर कॉइल को इंसर्ट कर दीजिए, फिर आयरन फिलिंग्स को बिखेर दीजिए, फिर 2-3 बार टैप कीजिए, फिर आप पाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे कुछ इस टाइप का पैटर्न, कंसेंट्रिक सर्कल्स का पैटर्न बनेगा और सेंटर में नियरली स्ट्रेट लाइन्स देखने को मिलेगा। तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है फिर से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कैसा कैसा बनेगा। देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेंगे कि हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल चेंज इफ वी इंक्रीज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। अगर आप करंट को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो कॉमन सेंस से मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। नंबर 2, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल, करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। और नंबर 3, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही टर्न्स में, फिर उतना ही गुना, उतना ही टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अ स्ट्रेट वायर लाइंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो एक स्ट्रेट वायर है वो करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ कैरी कर रहा है। चलिए इसको थोड़ा डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं। हमें डायरेक्शन पता है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। तो एक कंडक्टर है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट कैरी कर रहा है। तो पूछा गया है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट जस्ट अंडरनीथ इट, तो इसके ठीक नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो अब इसको आप पेन से इमेजिन कर लीजिए, मान लीजिए इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है और इसके नीचे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो इसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल से पता करेंगे। ये देखिए, ये हमने राइट हैंड थंब रूल निकाला, तो नीचे में डायरेक्शन क्या है इसका, इधर से इधर जा रहा है, मतलब इधर है वेस्ट और इधर है ईस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट होगा अंडरनीथ में, समझ रहे हैं। इधर से इधर हम उंगली दिखा रहे थे, तो ये हो जाएगा वेस्ट से ईस्ट अंडरनीथ, और ऊपर में ठीक उसका ऑपोजिट हो जाएगा, समझ रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट हो जाएगा ऊपर में, अगर पूछा होता तो। फिर दूसरा क्वेश्चन है, नेम द लॉ यूज टू अराइव एट द आंसर इन पार्ट ए एंड स्टेट इट, हमने कौन सा लॉ का यूज़ किया, राइट हैंड थंब रूल, और उसका स्टेटमेंट भी देना है। तो हम जो आपको बताए थे वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है,
चलिए एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछेंगे कि मान लीजिए ये कोई कार्डबोर्ड है, इसमें 2 होल किया हुआ है और 2 कंडक्टर यहाँ से पास कराया गया है, स्ट्रेट कंडक्टर है और दोनों में ही करंट इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर बी है और बीच में कोई पॉइंट है, मान लीजिए के का दूरी यहाँ से और यहाँ से दोनों से बराबर है और इसमें बराबर करंट फ्लो कर रहा है। तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, ये भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो आपको बताना है कि के पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो आप पाएंगे, देखिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस ऐसा होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और डायरेक्शन कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, कुछ ऐसा होगा, मतलब इधर से होगा डायरेक्शन। फिर यहाँ पे भी ये सर्कल, यहाँ पे डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा ही है, तो डायरेक्शन कुछ ऐसा, मतलब यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ से फ्लो कर रहा है। तो देखिए ये अब जब ऐसा फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे ऐसा हो जा रहा है, ये ऐसा फ्लो करता है ऐसा। तो अब इसका डायरेक्शन देखिए नीचे आ रहा है लेकिन इसका ऊपर जा रहा है, तो दोनों कहीं ना कहीं आपस में इंटरैक्ट करेंगे और यहाँ पे दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैंसिल हो जाएगा। तो के पे जो मैग्नेटिक फील्ड बचेगा ना, वो क्या बचेगा, 0 मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे। समझ रहे बात का कह रहा है? चलिए, तो ये हुआ इसका आंसर। आगे मूव करते हैं। जो लास्ट टाइप का कंडक्टर है हमारा वो है सोलिनॉइड। ये रहा सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड होता क्या है? तो सोलिनॉइड क्या है, देखिए, अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड अ सोलिनॉइड। एक कॉइल है जिसमें कई सारे टर्न्स किए गए हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर का और एक सिलेंडर का शेप बना रहे हैं। तो इस शेप का जो कॉइल है उसको बोलते हैं सोलिनॉइड। आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसको सोलिनॉइड बोलते हैं। हम लोग बनाएंगे कैसे डायग्राम में, कुछ ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा सोलिनॉइड का डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम सब। ये डायग्राम भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक्टिविटी लिखने बोलेंगे तो डायग्राम बना के करना होगा आपको। फिर ये भी प्रैक्टिस करना है, फिर यहाँ पे ये डायग्राम प्रैक्टिस करना है, ये नहीं करना है और ये तो नहीं चाहिए, और ये डायग्राम प्रैक्टिस करना है, ठीक है अभी तक। चलिए, तो आप देखते हैं कि सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ठीक उसी तरीके से बनता है जैसा कि एक बार मैग्नेट में बनता है। तो ऐसा शेप मिलता है बार मैग्नेट में। तो कुछ इसी तरीके का मैग्नेटिक फील्ड हमें एक सोलिनॉइड में भी देखने को मिलता है। आप ये देख पा रहे हैं यहाँ डायग्राम में, ये एक सोलिनॉइड है और इसका दोनों एंड को यहाँ पे एक की से कनेक्ट किया गया है, प्लस यहाँ पे कुछ बैटरी है और यहाँ से कनेक्ट किया गया है। करंट यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से फ्लो कर करके यहाँ से आ जा रहा है। फिर तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आप देख पा रहे हैं, ठीक है, बार मैग्नेट की तरह है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि हाँ कि किस टाइप का कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड सेम टू सेम बार मैग्नेट की तरह दिखता है। तो आपको लिखना होगा सोलिनॉइड में द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलिनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। सोलिनॉइड का अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो फील्ड लाइन आपको दिख रहा है ना, ये आपको पैरेलल और स्ट्रेट लाइन दिखेंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। फिर तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, सेम है हर एक पॉइंट पे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, यहाँ पे अंदर में किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ अगर आप नापना चाहें तो वो सेम होगा। तो इस टाइप के मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे हाँ कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स है तो वहाँ पर किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको लिखना होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। या फिर आपसे बोल सकते हैं कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो आपको पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स बना देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से बना देना है। यही हो गया डायग्राम ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझे कि नहीं समझे? और रहा इस डायग्राम का बात, तो इस डायग्राम, ये डायग्राम को आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप एक यहाँ पे सोलिनॉइड बना लेंगे। सोलिनॉइड बनाने के बाद यहाँ से इसको लंबा लंबा खींचेंगे, यहाँ से भी लंबा खींचेंगे, यहाँ पे कुछ सेल्स बना दीजिए और यहाँ पे की दे दीजिए। ये बड़ा वाला में प्लस, छोटा वाला में माइनस, यहाँ पे के, इतना समझे। अब यहाँ से कुछ 10-11 लाइन बना लीजिए अंदर में स्केल से, हाँ एकदम सीधा सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ 11 लाइन बना लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ सर्कल्स बना दीजिए नीचे में, ऊपर की तरफ कुछ सर्कल्स, फिर नीचे में भी 2-3 तो सर्कल्स बना दीजिए। कुछ सर्कल्स यहाँ पे भी एक ठो और फिर जो बचा हुआ लाइन से उस सबको ऐसे करके निकाल दीजिए।
ध्यान रहे कि कोई भी दो लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करवाना है, ठीक है। कुछ और अच्छे तरीके से बनाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। और फिर एरो दे दीजिएगा कि अगर मान लीजिए ये अगर नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा है, या फिर ये अगर नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा है, तो फील्ड लाइन्स यहाँ से निकलेगा और यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है। एरो आप दे सकते हैं, यहाँ से निकल रहा है, ऐसा कुछ डायग्राम बन जाएगा इसका, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। आप देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. अब देखिए ये तो एक कॉयल शेप का था, अंदर में अभी भी स्पेस है ना, स्प्रिंग जैसा ही है। तो उस स्पेस में क्या कर सकते हैं, कोई मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि सॉफ्ट आयरन हम इसके अंदर डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये जो सॉफ्ट आयरन है वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। और जो मैग्नेट इस टाइप से बन के जो निकलेगा ना, उस मैग्नेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इतना समझे आप। तो ये डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं, ये था कॉयल, उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन डाल दिया गया और ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। दोनों ही तो सेम टाइप का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि एक जो बार मैग्नेट है ना, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिक्स होगा, इसको बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। लेकिन एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम चाहे तो बढ़ा सकते हैं करंट इंक्रीज करके, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करके, या फिर घटा भी सकते हैं। ये हो गया पहला डिफरेंस। और दूसरा, हम चाहे तो इसका हम पोल्स चेंज नहीं कर सकते बार मैग्नेट का, नॉर्थ पोल साउथ पोल फिक्स है। लेकिन एक सोलिनॉइड का हम लोग पोल्स चेंज कर सकते हैं अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। तो ये हमने समझ लिया सोलिनॉइड में कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। चलिए देखते हैं क्या क्या टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो ये देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेंगे, ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर ए, राइट द स्पेशल नेम गिवन टू द कॉइल ए बी विच हैज़ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो इस फिगर का नाम क्या है, हमें पता है सोलिनॉइड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सोलिनॉइड। क्वेश्चन नंबर बी, स्टेट द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए बी व्हेन अ करंट इज पास थ्रू इट। जब इससे करंट पास करेंगे तो इसके अंदर में कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो आपको लिखना होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, रीड्रॉ द डायग्राम एंड स्केच द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू एंड अराउंड ए बी। इस डायग्राम को रीड्रॉ करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना है, तो आपको ये डायग्राम बना के देना होगा, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, लिखा हुआ है लिस्ट 2 फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई ए बी डिपेंड्स। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना है ना, उसका स्ट्रेंथ किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट तो हो जाएगा करंट पर डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा करंट पास कीजिए उतना ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें जितना नंबर ऑफ टर्न्स ये जितना गोल गोल घुमाएंगे उतना मजबूत यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो 2 फैक्टर क्या हो गए, नंबर 1 स्ट्रेंथ ऑफ करंट या फिर अमाउंट ऑफ करंट या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, और नंबर 2 नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड। अगला क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग एन आयरन कोर इन द कॉइल ए बी। अगर ए बी के अंदर आयरन कॉइल इंसर्ट कर देंगे तो क्या इफेक्ट होगा, तो वो आयरन कॉइल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। चलिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन अ प्लेन ऑफ द टेबल। ये मान लीजिए टेबल है और इस टेबल पे एक सर्कुलर लूप मतलब होता है फंदा, ठीक है, तार का फंदा यहाँ पे पड़ा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मतलब ऐसे फ्लो कर रहा है करंट, बहुत अच्छा बात है। उसके बाद अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल, ये भी बता दिया गया, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। इस लूप के अंदर और इस लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो अप्लाई करते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए इतना सा स्ट्रेट कंडक्टर है, मान लीजिए ये है स्ट्रेट कंडक्टर, इसको पकड़ेंगे, करंट का डायरेक्शन में ये शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटसाइड में क्या इसका डायरेक्शन निकल रहा है, आउट ऑफ द पेज निकल रहा है, और इनसाइड में, ठीक है, इनसाइड में आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे अंदर जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे अंदर जा रहा है। तो इनसाइड में डायरेक्शन हो जाएगा पियर्स इनसाइड द टेबल, और आउटसाइड में डायरेक्शन हो जाएगा कि अपीयर टू इमर्ज आउट ऑफ द टेबल, ठीक है। तो ये 2 बात आपको लिखना होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म। किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उसका डायग्राम बना के दिखाओ। तो डायग्राम आप ऐसे बना देंगे, हाँ, ये पैरेलल लाइंस। चलिए आगे मूव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूनिफॉर्म वाला बात। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड कैरिंग करंट। तो सोलिनॉइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, तो यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्म कहाँ है,
कहीं नहीं लिखा हुआ है। यूनिफॉर्म का दूसरा मतलब क्या होता है, सेम एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है, हर पॉइंट पे सेम है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ था कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम है एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलिनॉइड, ठीक है। तो ये हमने खत्म कर लिया मैग्नेटिक फील्ड। अगला यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के आता है, वो है ये फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये तो खुद ही एक मैग्नेट है, मैग्नेट की तरह काम करता है। और मैग्नेटिक फील्ड, पहले से ही आप कोई मैग्नेट ले लीजिए, ये भी एक मैग्नेट है। तो जब दो मैग्नेट को साथ रखेंगे तो उस पर कुछ फोर्स पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो फोर्स कितना पड़ेगा, कैसा पड़ेगा, वो अब हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। चलिए इस एक्टिविटी से शुरुआत करते हैं। इस एक्टिविटी में बोला गया है कि टेक अ स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड ए बी। ये जो आप रॉड देख रहे हैं ए बी, ये एक एल्यूमिनियम रॉड है। यूजिंग टू कनेक्टिंग वायर्स, इसको हैंग कर दीजिए हॉरिजेंटली, ठीक है, ऐसे हॉरिजेंटली टांग दीजिए। फिर उसके बाद क्या कीजिए, प्लेस अ स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट। आप इस मैग्नेट को देख पा रहे हैं, इसको हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं। इस तरीके से रखिए इस हॉर्सशू मैग्नेट, मान लीजिए ये मेरा उंगली हॉर्सशू मैग्नेट है और ये है एल्यूमिनियम रॉड। तो इस हॉर्सशू मैग्नेट को इस तरीके से रखिए कि इसका नॉर्थ पोल नीचे हो, साउथ पोल ऊपर हो, और इस नॉर्थ और साउथ के बीच में ये एल्यूमिनियम रॉड ऐसे करके पड़ा रहे। समझ रहे बात वगैरह ही। अब यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा ना डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। मतलब ये है अगर कोई हॉर्सशू मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस दिशा में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे आप ऐसे प्लेस कर दीजिए। उसके बाद इस एल्यूमिनियम रॉड को कनेक्ट कर दीजिए सीरीज़ में एक बैटरी के साथ, की के साथ, और एक रोस्टेट। रोस्टेट डायग्राम में नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। फिर उसके बाद नाउ पास द करंट। अब इसमें स्विच ऑन कीजिए। जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, करंट यहाँ से निकलेगा, फिर बी से होते हुए ए से होते हुए फिर ये करंट वापस यहाँ पे आएगा। तो करंट यहाँ पे बी से ए फ्लो कर रहा है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो रॉड है वो लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हो गया। अब हमें तो पता है जैसे करंट ऑन किया हमने तो ये मैग्नेट बन गया, ये भी मैग्नेट, तो दो फोर्स तो लगना ही है वहाँ पे। तो मान लीजिए ये जो नीब है इसका, ये करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है। ये है मेरा हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, ये है एल्यूमिनियम रॉड। तो जैसे ही स्विच ऑन किया हमने तो ये जो एल्यूमिनियम रॉड है ये लेफ्ट की तरफ, मतलब इधर मूव कर जाएगा, ठीक है, ऐसे फोर्स लगने का वजह से। फिर अगली बार आप क्या किया गया, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन चेंज करना है, आप इस बैटरी को पलट दीजिए तो अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है, ए से बी की तरफ फ्लो करेगा। तो अब की बार जब स्विच ऑन करेंगे ना तो ये जो एल्यूमिनियम रॉड है वो इस तरफ मूव करेगा, राइट की तरफ। समझ रहे इतना। तो चलिए, तो ये हुआ एक्टिविटी और हमने देख लिया कैसे कैसे फोर्स लगता है। तो देखिए इस एक्टिविटी से क्या साबित होता है, इस एक्टिविटी से ये साबित होता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड। इस एल्यूमिनियम रॉड पे फोर्स एक्सर्ट हुआ व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब इसको एक मैग्नेटिक फील्ड पे रखा गया तो। लेकिन बशर्ते इस एल्यूमिनियम रॉड में क्या होना चाहिए, करंट कैरिंग होना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर भी ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आएगा कि इस एक्टिविटी को एक्सप्लेन करो या फिर डिस्क्राइब करो। तो आपको ये डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करना है और प्लस ये लिखने का तरीका वही होगा। फिर से एम लिखेंगे सबसे पहले। एम क्या होगा, एम होगा कि टू शो दैट अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एम हो गया ये। एपरेटस नीडेड, एपरेटस में आप लिखेंगे एल्यूमिनियम रॉड, हॉर्सशू मैग्नेट, कनेक्टिंग वायर्स, की, बैटरी, स्टैंड, ठीक है, ये सब चीज़ चाहिए एपरेटस में। तो देखिए प्रोसीजर में सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि हैंग द एल्यूमिनियम रॉड हॉरिजेंटली, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि प्लेस अ हॉर्सशू मैग्नेट इन सच अ वे दैट द रॉड लाइज बिटवीन द टू पोल्स विद मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड की तरफ होना चाहिए, नॉर्थ से साउथ। ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट में। फिर तीसरा पॉइंट में हमें क्या लिखना है, तीसरा पॉइंट में हम लिखेंगे कि इस एल्यूमिनियम रॉड को सीरीज़ में कनेक्ट कर दीजिए की और बैटरी के साथ, ठीक है, सीरीज़ में। फिर उसके बाद ये हो गया तीसरा में। और चौथा में लिखेंगे स्विच ऑन द की या फिर प्लग इन द की। चौथा में हमने स्विच ऑन किया। फिर पांचवा स्टेप में हमने क्या करेंगे कि इस करंट को रिवर्स कर देंगे, रिवर्स द करंट, ठीक है। इतना चीज़ हमने किया प्रोसीजर में। अब हमें लिखना क्या है, अब हमें लिखना है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में देखिए तो चौथा में अलग ऑब्जर्वेशन था, पांचवा में अलग ऑब्जर्वेशन था। तो ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे नंबर 4 में ऑब्जर्वेशन होगा कि द एल्यूमिनियम रॉड इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। और पांचवा में ऑब्जर्वेशन होगा, पांचवा पॉइंट का ऑब्जर्वेशन कि एल्यूमिनियम रॉड इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन। और लास्ट में लिखना होगा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन हम यही लिख सकते हैं यहाँ पे कि अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। इतना लिखना होगा आपको। अब देखिए ये तो पूरा बात हो गया एक्टिविटी का। अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अगर हम इस हॉर्सशू मैग्नेट को
नीचे नॉर्थ था, ऊपर साउथ था। अगर हम इसको पलट दें, ऊपर नॉर्थ कर दें और नीचे साउथ कर दें ना, तब भी इसका जो फोर्स का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। मान लीजिए नंबर 4 में हमने क्या किया था, करंट बी से ए में आ रहा है और जब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ हो रहा था तो ये जो एल्यूमिनियम रॉड है वो इस तरफ डिफ्लेक्ट किया था ना। अब मान लीजिए करंट अभी वैसे ही आ रहा है, बी से ए की तरफ ही आ रहा है, लेकिन अब हमने इसको पलट दिया, ये नॉर्थ को ऊपर कर दिया, साउथ को नीचे कर दिया, तो अब की बार ये जो एल्यूमिनियम रॉड है वो इस तरफ डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने अभी तक 2 चीज़ पाया, अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, जब करंट हम लोग इधर से भेज रहे थे तो मैग्नेटिक ये फोर्स इधर लग रहा था, ये इधर डिफ्लेक्ट हो रहा था। जब करंट हम लोग उल्टा भेजने लगे तो ये इधर डिफ्लेक्ट होने लगा। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज करते हैं ना, तो फोर्स का डायरेक्शन भी तब भी चेंज होता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि ये जो फोर्स का डायरेक्शन है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो आपको लिखना होगा 2 चीज़ पे डिपेंड करता है ये, नंबर 1 डायरेक्शन ऑफ करंट और नंबर 2 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, नंबर 1, और नंबर 2 हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। और एक्सपेरिमेंट करके ये भी पाया गया है कि ये जो फोर्स है ना, सबसे मजबूत फोर्स तभी लगेगा जब मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट कैरिंग कंडक्टर का डायरेक्शन एक दूसरे में परपेंडिकुलर हो। तो मान लीजिए ये है अपना हॉर्सशू मैग्नेट और ये है अपना एल्यूमिनियम रॉड, तो ये तो सीधा है और ये एल्यूमिनियम रॉड ऐसे गुजरा। तो अब देखिए परपेंडिकुलर है ना, ईस्ट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे हम ऐसे करके एल्यूमिनियम रॉड रख रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड और एल्यूमिनियम रॉड परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन अगर हम इस एल्यूमिनियम रॉड को ऐसे परपेंडिकुलर ना रख के ऐसे टेढ़ा रख दें, तब इसमें थोड़ा फोर्स कम लगेगा। पहले इतना डिफ्लेक्ट हो रहा था, मान लीजिए सिर्फ इतना ही डिफ्लेक्ट होगा। पहले इतना डिफ्लेक्ट हो रहा था, अब मान लीजिए सिर्फ इतना ही डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स तभी लगता है जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कंडक्टर परपेंडिकुलर हो तब। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए experiments have shown that the displacement of the rod largest होता है when displacement largest हो या फिर magnitude of force highest हो जब direction of current right angles पे हो direction of magnetic field के। समझ रहे बात का गहराई? चलिए अब देखिए, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों परपेंडिकुलर है। अब पता कैसे चलेगा कि फोर्स इधर लगेगा ना कि फोर्स इधर लगेगा? अब इसको पता करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा रूल है जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड का ये जो 4th फिंगर है, मिडल फिंगर है और थंब है, ये तीनों को परपेंडिकुलर अरेंज कर लीजिए। परपेंडिकुलर अरेंज कैसे करेंगे? देखिए ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे दिख रहा है आपको। फिर ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। फिर ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर आप इस तीनों फिंगर को इस तरीके से अरेंज करें म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो आप पाएंगे कि अगर ये डायरेक्शन बताता है करंट का ना, अगर ये डायरेक्शन बताता है करंट का और ये डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये जो थंब है ये बताएगा फोर्स किस दिशा में लग रहा है, उसका डायरेक्शन बताएगा ये। ठीक है, अब इसको चलिए यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए ये था हॉर्सशू मैग्नेट। ठीक है, ऐसा इस शेप में है आपका हॉर्सशू मैग्नेट, तो नीचे से ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। मतलब ये मेरा खड़ा उंगली जो दिखा रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहा है। फिर करंट उधर से हॉरिजेंटली आ रहा था यहाँ से, समझे? करंट का डायरेक्शन ये है, तो उसको दिखाने के लिए हमने ये लाइन यूज़ कर लिया। तो खड़ा हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये लाइन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, सॉरी करंट का डायरेक्शन। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर शो कर रहा है? देखिए इधर शो कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया था कि ये जो इधर डिफ्लेक्ट हुआ, समझ रहे? जब ऐसा था यहाँ पे हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया तो ये इधर डिफ्लेक्ट हुआ। ये फोर्स का डायरेक्शन समझ रहे कैसे पता चल रहा है? ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ ऊपर की तरफ, और ये हो गया करंट का डायरेक्शन हॉरिजेंटली, तो फोर्स इधर लग रहा था। समझ रहे? तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये पूरा इसको स्टेटमेंट हो गया, ये आप लिख सकते हैं। अब ये जो फोर्स है ना, जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स का यूज़ कई सारे डिवाइसेस में किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब में इस प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे 2-3 बात आपको और पता होना चाहिए कि मान लीजिए अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट और करंट का मूवमेंट ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव करता है तो करंट उधर मूव करेगा, ये पहला बात। दूसरा, अगर प्रोटॉन कभी इधर मूव कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि करंट भी क्या कर रहा है, उधर मूव कर रहा है। ये दूसरा बात आप याद रखिएगा।
प्रोटॉन बोला जाए या फिर अल्फा पार्टिकल बोला जाए, ठीक है, ये अल्फा ऐसे डिनोट करते हैं, अल्फा पार्टिकल बोला जाए, ये सब क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होगा हम लोग बोलते हैं करंट भी उधर ही मूव कर रहा है, और जिधर नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट होगा करंट उसके ऑपोजिट मूव करेगा। ये दो बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट एज सोन इन फिगर 13.14। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एकदम राइट एंगल पे, ये इधर मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रॉन इधर एंटर कर रहा है, मतलब हम समझ पा रहे हैं कि करंट किधर फ्लो कर रहा होगा, इसका ऑपोजिट इधर फ्लो कर रहा होगा करंट। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो चलिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। अब देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लगा के, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा उंगली शो करता है, ये जो फर्स्ट फिंगर है ये शो करता है, इसको फोर्थ फिंगर या फिर फर्स्ट फिंगर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हमने अरेंज कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन इधर है मतलब करंट उधर है, हम तो करंट इधर दिखा रहे हैं, तो ये गलत है, करंट मेरे को उधर शो करना होगा, समझ रहे। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया करंट, तो फोर्स किधर शो कर रहा है, नीचे की तरफ। तो फोर्स कहाँ लगेगा, राइट लेफ्ट में नहीं, आउट ऑफ द पेज नहीं, इनटू द पेज, ठीक है। फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इनटू द पेज, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समझे। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटोन कैन चेंज, प्रोटोन है, ठीक है, कैन चेंज वाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक प्रोटोन मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसका कौन सा प्रॉपर्टी चेंज होगा। तो ये मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे प्रोटोन मूव कर रहा है, तो जैसे भी मूव करे इस पर फोर्स लगेगा और ये हिल के टेढ़ा हो जाएगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो देखिए मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, तो ये चेंज नहीं होगा। स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, ये चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। और मोमेंटम आप पढ़े होंगे, P = mv होता है, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। तो चूंकि इसमें भी वेलोसिटी आता है तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही इसका राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि देयर में बी मोर देन वन करेक्ट आंसर। फिर आगे देखिए कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, ये रहा। इन एक्टिविटी 13.7 मतलब इस वाले एक्टिविटी में हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड ए बी विल बी अफेक्टेड इफ करंट इन रॉड ए बी इज इंक्रीज्ड। अगर आप यहाँ पे करंट ज़्यादा भेजेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, करंट बढ़ाने से। फिर दूसरा, अ स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट इज यूज, मजबूत मैग्नेट यूज़ करने के अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देंगे तो भी क्या होगा, डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। और नंबर 3, अ लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इज इंक्रीज्ड, इसका लंबाई बढ़ा देंगे तो भी क्या होगा, मैग्नेटिक इसका जो डिफ्लेक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए अल्फा पार्टिकल, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्या लिखा हुआ है एक बार लिख के देखते हैं। लिखा हुआ था कि जो अल्फा पार्टिकल है वो प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ जा रहा था वो, तो ये है मेरा डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की तरफ वो जा रहा था अल्फा पार्टिकल। तो क्या हुआ, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, इधर नॉर्थ की तरफ मूव कर गया, तो इधर फोर्स लगा है इसका मतलब, और इधर वो जा रहा था, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है मतलब यही करंट का दिशा है, फोर्स इधर लगा है। तो चलिए, तो पूछा क्या है हमसे, पूछा है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा है हमसे। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं, करंट इधर है, करंट इधर हमने शो कर दिया, कैसे अरेंज करें, चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, करंट हमने इधर कर लिया और ये मैग्नेटिक इधर चाहिए, फोर्स है, तो फोर्स तो हमें अंगूठा से दिखाना होगा, तो मतलब कुछ कैसा होगा ये, तो ये कुछ ऐसे करके सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके ये सेट हो पा रहा है। इधर है करंट मेरा और इधर लग रहा है फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है आप देख पा रहे हैं, ऊपर की तरफ लग रहा है, बातें कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ये अरेंज करना ही काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो देखते हैं कोई ऑप्शन है क्या, तो यहाँ पे ऑप्शन है अपवर्ड, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछ सकते हैं, आपसे पूछेंगे नंबर ए, मेंशन द फैक्टर्स ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ फोर्स
एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड। तो वो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो किन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है, ये फोर्स किस डायरेक्शन पर लगेगा, पहला तो डायरेक्शन ऑफ करंट और नंबर 2 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अंडर व्हाट कंडीशन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट जो है वो परपेंडिकुलर हो तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, अ प्रोटॉन बीम इज मूविंग अलोंग अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मान लीजिए एक प्रोटॉन बीम है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, तब उस पर क्या फोर्स लगेगा। अब कुछ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए ये आपका है हॉर्सशू मैग्नेट, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, मतलब यहाँ से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे कोई प्रोटॉन मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भी, मतलब अभी तक हमने क्या देखा था कि करंट इधर से आ रहा था ना, अब मान लीजिए कि करंट इधर ही फ्लो कर रहा है, करंट भी यही दिशा में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी दिशा में है। जब ऐसा होता है ना, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है, तब उस केस में जो फोर्स है वो जीरो हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा। ठीक है, मैक्सिमम तब होगा जब दोनों परपेंडिकुलर हो, और मिनिमम या फिर जीरो तब होगा जब दोनों क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ यहाँ पे एक क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन। मैग्नेटिज्म का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग हेल्थ पर्पज़ के लिए। तो देखिए, आपको पता होगा कहीं कि हमारे शरीर में जो नर्व्स है, ठीक है, जो ब्रेन को मैसेज जाते हैं, वो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ठीक है, कुछ आयंस हमारे मैसेज को कैरी करते हैं ब्रेन की तरफ। तो ये छोटे छोटे जो आयंस होते हैं ना, ये आयंस भी हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। भले ही इनका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वेरी वीक होता है, लेकिन थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड ये लोग प्रोड्यूस करते ही है। और सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपका जो हार्ट है और ब्रेन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और यही टेक्निक को यूज़ करके जो है MRI, ठीक है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ये टेक्निक को फॉलो किया जाता है, और इससे हमारे बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स है उसके इमेज को ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूज़ बताया गया है। कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस आप इसे ध्यान रखिएगा ये बात। और इस चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो सब अगर आपको एक जगह पे चाहिए तो आपको मेरे वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.cbseguidanceweb.com। इस वेबसाइट में क्लास 10 वाले सेक्शन पे जाएंगे तो आपको चैप्टर के नेम पे क्लिक करके इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब एक जगह पे मिल जाएगा, तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर वाले टॉपिक पे। यहाँ से जनरेटर पार्ट डिलीटेड है, हमें AC और DC यहाँ पे स्टडी करना है। देखिए, यहाँ पे हम दो केस लेते हैं। एक मान लीजिए हम यहाँ पे सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें एक सेल है, ये एक सेल है, यहाँ पे एक रेजिस्टर है मान लीजिए, फिर यहाँ पे एक मान लीजिए स्विच है, और जो भी है यहाँ पे एक फैन बल्ब जो है, और ये से कनेक्टेड है ये। ठीक है, हमें पता है ये लंबा वाला लाइन है, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ से जो करंट है वो यहाँ से फ्लो कर रहा होगा, करंट डायरेक्शन ये है, और यहाँ पे जाके वो सर्किट कंप्लीट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है इसके बारे में आप मुझे दो बात बताइए। सबसे पहला है मैग्नीट्यूड। अगर हम बोले कि इस सर्किट में 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इस करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 एम्पियर है। और अगर हम आपसे पूछे कि क्या ये मैग्नीट्यूड बढ़ के 3 एम्पियर या फिर घट के 1 एम्पियर हो सकता है कि नहीं, तो अगर हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करें तो ये मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, 2 एम्पियर ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। यानी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहता है, इसमें कांस्टेंट रहता है। समझे कि नहीं ये बात। दूसरा बात हम करते हैं डायरेक्शन के ऊपर। अगर हम पूछे कि करंट का डायरेक्शन यहाँ पे ऐसा ही फ्लो, इस डायरेक्शन में ये फ्लो होता रहेगा, ठीक है, क्या ये करंट का डायरेक्शन चेंज होगा यहाँ पे, तो चेंज तभी होगा जब आप इस सेल का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। अगर आप सेल को इस डायरेक्शन में लगाते हैं, पॉजिटिव इधर कर देते हैं, नेगेटिव इधर कर देते हैं, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे उल्टा हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन अगर आप ये छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, यानी जो डायरेक्शन है इसमें वो भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, रिमेन सेम। समझे कि नहीं। तो ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट रहे या फिर सेम रहे, वैसे करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट।
इतना बड़ा लिखने का मन नहीं कर रहा है तो आप इसको शॉर्टकट में DC ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट, समझ गए इतना। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे वाले पे जो कि है ऑल्टरनेटिंग करंट AC। ये क्या होता है वो समझिए। देखिए, उसको थोड़ा समझने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा जनरेटर का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर, नाम से ही समझ में आ रहा है ये कुछ चीज़ जनरेट कर रहा है। क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इस पर हमें करंट मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये एक सर्किट है और यहाँ पे हमें जनरेटर से करंट आ रहा है, ठीक है। हमें पता है जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन होता है, तो जनरेटर से यहाँ पे करंट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वो इधर से आ रहा है और इधर से फ्लो कर जा रहा है, ठीक है। फिर से बनाते हैं। इधर से मान लीजिए करंट आ रहा है और इधर से निकल जा रहा है। इधर हम सर्किट कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आ रहा है सर्किट, यहाँ पे मान लीजिए स्विच है, और फिर यहाँ पे मान लीजिए कोई रजिस्टर, बल्ब, फैन जो भी लगा हुआ है, और फिर इधर से करके ऐसे कंप्लीट है ये, ठीक है। इधर से करंट फ्लो कर रहा है। तो इस केस में जो करंट है उसका दो फीचर है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड का बात करें तो ये जो करंट होता है ना, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा चेंज होता रहता है। वो करंट जो हम जनरेटर से पाते हैं, खासकर से AC जनरेटर से अगर हम जो करंट पाते हैं, वो करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका वैल्यू चेंज होता रहता है। मैग्नीट्यूड वेरीज, ठीक है, लगातार चेंज होता रहता है या फिर चेंज। ये पहला फीचर हो गया। दूसरा, अगर डायरेक्शन का बात करें, वो भी क्या होता है? चेंज होता रहता है। कभी डायरेक्शन इधर से फ्लो कर रहा है, फिर डायरेक्शन पलट जाएगा, उल्टा फ्लो करने लगेगा करंट। यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से फ्लो करते हुए यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन भी है वो पीरियोडिकली चेंज होता रहता है। तो ऐसा करंट है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज होते रहे पीरियोडिकली, वैसे करंट को क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑल्टरनेटिंग यानी चेंज होता रहता है ऐसा करंट, ठीक है। शॉर्टकट में इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? AC। समझे कि नहीं दोनों का मीनिंग? चलिए अब बात करते हैं सोर्स, कहाँ कहाँ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं दोनों को। अगर हम DC का सोर्स बात करें तो DC को हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं? तो इसको हम क्या तो सेल, नहीं तो बैटरी, ये सब से ऑब्टेन कर सकते हैं। सेल बैटरी में डिफरेंस समझते हैं। ये है एक सेल मान लीजिए, ठीक है, और ऐसा ही एक सेल आपने और लगा दिया, एक और लगा दिया, एक और लगा दिया, तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है इसी को क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। बातें अगर यही समझ रहे हैं तो हम सेल या फिर बैटरी से डायरेक्ट करंट ऑब्टेन कर सकते हैं, समझे। और अगर बात करें AC का, ऑल्टरनेटिव करंट हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? तो एक सोर्स हमने अभी देख लिया, AC जनरेटर, यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। या फिर हमारे घर में जो मेंस सप्लाई है, जो बाहर पोल से करंट आता है हमारे घर में, वो भी क्या होता है? AC ही होता है, ऑल्टरनेटिव करंट होता है, मेंस सप्लाई, ठीक है। इसके अलावा जो भी पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट और जो भी पावर प्लांट है, तो हाइडल पावर प्लांट, वो सब क्या होता है? वो भी AC जनरेट करते हैं। जो भी पावर प्लांट्स है वो सब भी AC जनरेट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों का जो सोर्सेस है वो याद रखेंगे, समझे कि नहीं? तो इतना आप लिख लीजिए। अभी हम आपको लिखवाते हैं। सबसे पहले आप DC का डेफिनेशन लिखिए कि अ करंट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड यूनिक डायरेक्शन इज कॉल्ड DC। समझ गए? और इसका सोर्स लिख लीजिए, अ बैटरी इज अ DC सोर्स, ठीक है। फिर अल्टरनेटिव करंट के बारे में लिखिए कि अ करंट ऑफ चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड AC, लिख लेंगे। और इसका सोर्स लिख लीजिए कि AC जनरेटर एंड मेंस आर द सोर्सेस ऑफ AC, समझे। चलिए अब बात करते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। डिफरेंस पे आने से पहले हम चलिए डिफरेंस भी लिख ही लेते हैं। आप ये 3 पॉइंट का डिफरेंस दोनों में तैयार कर लीजिए। देख सकते हैं पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि DC का डायरेक्शन जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है, AC का जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी करता रहता है टाइम के साथ, ठीक है। फिर DC का जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, और AC का डायरेक्शन चेंज रिवर्स होता रहता है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट में सोर्स लिखा हुआ है कि हम DC को कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं? क्या तो सेल, नहीं तो बैटरी से। और AC को कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं? तो AC जनरेटर या फिर मेन से, समझे कि नहीं? तो ये 3 पॉइंट का डिफरेंस दोनों में तैयार कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर थोड़ा सा बात ये भी आप ध्यान रखें, ग्राफ, ठीक है। अगर हम DC का ग्राफ बनाए तो वो कैसा बनेगा? तो एक तरफ होता है करंट
और एक तरफ होता है टाइम, ठीक है। तो DC जो है वो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहता है, तो इसका हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाते हैं। ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, यही है DC का ग्राफ, समझे कि नहीं। मतलब जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे ये करंट जो है वो बढ़ नहीं रहा है, वो करंट एक कांस्टेंट लाइन है। करंट का वैल्यू अगर 10 एम्पियर है तो वो अब 10 घंटा बाद भी वो 10 एम्पियर ही रहेगा, 20 घंटा बाद भी वो 10 एम्पियर ही रहेगा, ठीक है। और इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होता है। तो अगर आपसे कोई DC का डायग्राम बनाने बोले तो आप सिंपल सा 2 एक्सिस खींचेंगे, ये हो गया टाइम वाला एक्सिस, ये हो गया करंट वाला एक्सिस, और यहाँ पे आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, समझे। यही है DC का ग्राफ। और अगर आपको कोई AC का ग्राफ बनाने बोले तो वो कैसे बनाएंगे, इसमें भी 2 एक्सिस खींचेंगे, एक है यहाँ पे हमारा टाइम और एक है यहाँ पे करंट। AC का ग्राफ कैसे बनता है, तो वो ऐसे चेंज होता रहता है, ऐसे करके होता है AC का ग्राफ, ठीक है। मतलब जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, फिर करंट डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। मतलब ये मान लीजिए अगर 2 एम्पियर पे पहुंचा तो यहाँ पे वो आ जाएगा -2 एम्पियर पे, ठीक है। मतलब साइन में नेगेटिव साइन हो गया, मतलब उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया यहाँ तक आते आते, ठीक है। फिर करंट बढ़ता है, +2 एम्पियर, फिर -2 एम्पियर, ऐसे करके चेंज होता रहता है। तो ये है AC का ग्राफ, समझे कि नहीं। तो इतना बात आप ध्यान रखें, अभी बताएंगे इसके ऊपर एक क्वेश्चन। फिलहाल आप यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे भी दोनों के बीच में डिफरेंस लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा गंदे तरीके से लिखा हुआ है कि डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, ऑल्टरनेटिव करंट अपना डायरेक्शन जो है वो रिवर्स करता है पीरियोडिकली, कुछ समय के बाद अपना डायरेक्शन चेंज करता है AC, ठीक है। तो वो समय कितना है, तो इंडिया में जो AC अल्टरनेटिव करंट पाया जाता है उसका डायरेक्शन हर 1/100 सेकेंड के बाद चेंज होता है, 1/100 सेकेंड, ठीक है। इतना टाइम बाद जो AC है, किसी तार में अगर AC फ्लो कर रहा है तो उसका डायरेक्शन ऐसे जाएगा, फिर उसी तार में इतना टाइम बाद उसका डायरेक्शन ऐसे जाएगा, समझ रहे हैं। और जो AC पाया जाता है इंडिया में, मतलब जो अल्टरनेटिव करंट पाया जाता है, ये AC का मतलब आप वो मत समझ लीजिएगा, ठीक है, एयर कंडीशनर मत समझ लीजिएगा, ये अल्टरनेटिव करंट बोल रहे हैं, ठीक है। जो इंडिया में अल्टरनेटिंग करंट है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज, HZ हर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। डायरेक्ट पूछते हैं कि इंडिया में जो अल्टरनेटिव करंट पाया जाता है उसका फ्रीक्वेंसी बताइए, तो 50 हर्ट्ज, ठीक है। और ये टाइम याद रखेंगे कि इतना सेकंड बाद अल्टरनेटिव करंट हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। फिर एक और यहाँ पे एडवांटेज है AC का DC के ऊपर। एडवांटेज ये है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक पावर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करना है तो वहाँ पे आप AC का यूज़ करें, क्योंकि AC में जो एनर्जी लॉस है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। मान लीजिए 2 प्लेस है, एक है यहाँ पे और एक है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक अगर आपको करंट पहुँचाना है तो आप कौन सा करंट पहुँचाएंगे, AC पहुँचाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर लॉस कम होगा DC के मुकाबले, ठीक है। तो जो हम डिफरेंस बिटवीन बताए थे उसमें आप एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं कि AC को आप काफ़ी दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट मच पावर लॉस, ठीक है, एनर्जी लॉस। तो इतना बात आप यहाँ से ध्यान रखें, इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर ये सिलेबस से रिलेटेड है। सम सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, तो सेल, बैटरी, ये सब हो गया। विच सोर्सेज प्रोड्यूस अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट का सोर्स बताइए, तो क्या हो गया, AC जनरेटर, पावर प्लांट, मेंस, ठीक है, ये हो गया। और ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, तो यहाँ से सिर्फ 2 और 3 करना था आपको। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये देखिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार आ चुका है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि इन आवर डेली लाइफ वी यूज 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हुज करंट टाइम ग्राफ आर गिवन बिलो। यहाँ पे 2 करंट का ग्राफ दिया हुआ है, आपको पहचानना है कौन सा करंट कौन सा टाइप का है। कि नेम द टाइप ऑफ करंट इन 2 केसेस, बताइए ये कौन सा करंट का डायग्राम है। तो आपने तो झट से बता दिया होगा, ये DC है और ये क्या है, AC, ठीक है। आइडेंटिफाई एनी वन सोर्स फॉर ईच टाइप ऑफ करंट, इसका भी सोर्स बताइए, इसका भी सोर्स बताइए। तो इसका सोर्स है सेल, बैटरी, ठीक है, इसका सोर्स आप बताइए। तो AC जनरेटर, मेंस, थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इन केस B। केस B वाले का फ्रीक्वेंसी बताइए हमारे कंट्री में, इंडिया में, ठीक है। तो उसका फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, ठीक है। और कितना टाइम बाद अपना डायरेक्शन चेंज करता है ये, तो 1/100 सेकेंड के बाद। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता था, फिलहाल यहाँ पे नहीं पूछा इन्होंने। चलिए अगला क्वेश्चन है
ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ लिस्ट टू डिफरेंस बिटवीन द टू करंट, दोनों के बीच में दो डिफरेंस बताना है, बता ही देंगे। और ई है कि वन आउट ऑफ द टू विच वन इज यूज्ड इन ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड वाई, कौन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाएगा पावर ट्रांसमिट करने के लिए, तो हम AC को यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी लॉस है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। समझे कि नहीं समझे ये क्वेश्चन? चलिए, तो ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे, जो कि है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन आवर होम्स हम लोग जो सप्लाई रिसीव करते हैं इलेक्ट्रिक पावर का थ्रू द मेन सप्लाई, जो कि इलेक्ट्रिक पोल्स के जरिए आता है, ठीक है, ये AC होता है, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट होता है। तो देखिए आप इस डायग्राम से समझिए। सबसे पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड्स फ्यूज, इलेक्ट्रिक बोर्ड का तरफ से जो है पावर हमारे घर तक लाया गया, ठीक है। बीच में यहाँ पे बहुत सारे पोल्स होंगे रास्ते में, तो उन सब से गुजर के वो जो दो तार है हमारे घर में आते हैं। एक तार जो होता है वो होता है लाइव वायर, मतलब देखिए ये रोड है मान लीजिए, और ये आपका यहाँ पे घर है, ठीक है। रोड में यहाँ पे पोल्स है, इलेक्ट्रिक पोल्स, तो इसमें बहुत सारा तार गुजर रहा होता है, तो इसमें से दो तार आपके घर में आता है, ठीक है। तो एक वायर जो होता है वो होता है लाइव वायर, और एक वायर होता है न्यूट्रल वायर, ठीक है। इसी के बारे में अभी हम थोड़ा स्टडी करेंगे यहाँ पे। देखिए वन ऑफ द वायर्स इन दिस सप्लाई, ठीक है, जो कि रेड कलर का उस पर कवर होता है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं लाइव वायर, ठीक है, या फिर पॉजिटिव भी बोलते हैं। और दूसरा वायर जो होता है जो उसमें ब्लैक कलर का कवर होता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर, ठीक है। इसको आप छुएंगे तो आपको करंट नहीं मारेगा, लेकिन इसको छुएंगे तो आपको अच्छा झटका लग जाएगा, इसको नेगेटिव भी बोलते हैं। तो इन दोनों तार के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 220 वोल्ट का हमारे कंट्री में, ठीक है। इसको आप रट लेंगे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो 220 वोल्ट। चलिए फिर इसके बाद क्या होता है, दोनों तार हमारे घर में आया, उसके बाद वो सीधा आएगा मीटर बोर्ड में, ठीक है। दीज वायर्स पास इनटू द इलेक्ट्रिसिटी मीटर थ्रू द मेन फ्यूज़, फ्यूज़ से गुजर के ये मीटर तक जाएंगे। फिर थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर्स इन द हाउस। देखिए यहाँ पे डायग्राम से समझिए, स्कीमेटिक डायग्राम से। सबसे पहले ये मीटर तक पहुँच गया। अब मीटर से निकलने के बाद ये जो दोनों वायर है वो किस में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में दो चीज़ें, एक है मेन स्विच, अगर आप यहाँ पे एक स्विच होता है उसको बंद कर देंगे तो पूरे घर का बिजली कट जाएगा, और ऑन करेंगे तो पूरे घर में बिजली आ जाएगा, ठीक है। एक तो हो गया मेन स्विच, और दूसरा है फ्यूज़। फ्यूज़ के बारे में अभी थोड़ा स्टडी करेंगे। ये दो चीज़ इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में होता है, ठीक है। फिर घर में जितना भी सर्किट है, ये यहाँ पे 3 सर्किट दिखाया हुआ है, वो तीनों यहाँ पे आके कनेक्ट होते हैं, समझे। और ये जो लाइव वायर है रेड कलर का, ये जो न्यूट्रल वायर है ब्लैक कलर का, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट। तो ये यहाँ तक डायग्राम समझ गए। अब आगे स्टडी करते हैं। देखिए तो दीज वायर्स सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट सर्किट विद इन द हाउस। घर के अंदर जो अलग अलग सर्किट है वहाँ पे ये दोनों वायर करंट पहुँचाते हैं, ठीक है। कौन दोनों वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। अब घर के अंदर यूजुअली 2 टाइप के सर्किट पाए जाते हैं, ठीक है। एक होता है 15 एम्पियर करंट वाला सर्किट, और एक होता है 5 एम्पियर करंट वाला सर्किट। इस ज़्यादा करंट वाले सर्किट में हम लोग जो भारी अप्लाइंसेस है जिसका पावर रेटिंग ज़्यादा होता है, जैसे कि गीज़र हो गया, एयर कूलर हो गया, ये सबको कनेक्ट करते हैं। और जो घर के छोटे मोटे जो इंस्ट्रूमेंट हो गए, जैसे कि बल्ब, फैन, ठीक है, इन सबको हम 5 एम्पियर करंट वाले सर्किट में कनेक्ट करते हैं। बस इतना बात आप इसमें ध्यान रखिएगा, और कुछ नहीं है। फिर एक और वायर होता है जिसको बोलते हैं अर्थ वायर। इस पर ग्रीन कलर का इंसुलेशन कवर होता है, ठीक है। ये वायर जो है ना, इसको हम लोग यूजुअली घर के अंदर एक गड्ढा खोदते हैं, अर्थ मतलब गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, और उसमें एक मेटल प्लेट रख देते हैं और उसको इसी से जोड़ देते हैं, इस वायर को। इससे फ़ायदा क्या होता है, देखिए ये एक सेफ्टी मेजर है, स्पेशली फॉर दोज अप्लाइंसेस डैट हैव अ मेटेलिक बॉडी। ऐसे अप्लाइंसेस जिसका जो कवर होता है वो मेटेलिक होता है, जैसे कि जो इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, जिससे आप कपड़ा आयरन करते हैं, टोस्टर हो गया, टेबल फैन हो गया, ये सब आयरन के मेटल के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि तार अगर इधर उधर छू दिया तो पूरे आयरन पे बिजली करंट आ जाता है, ठीक है, या फिर पूरे फैन पे करंट आ जाता है। तो ऐसे केस में जो एक्स्ट्रा करंट इस मेटेलिक बॉडी पे जो आ गया है
वो इस अर्थ वायर के जरिए कहाँ पे चला जाता है, धरती में चला जाता है, समझे कि नहीं, एक्स्ट्रा बिजली, और आप इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाते हैं, समझे कि नहीं। वो यहाँ पे लिखा है, देखिए कि द मेटेलिक बॉडी, जो अप्लायंस है, अप्लायंस का जो मेटेलिक बॉडी है उसको अर्थ वायर से कनेक्ट करते हैं। ये अर्थ वायर का एक फीचर होता है कि ये काफ़ी लो रेजिस्टेंस वाला वायर होता है, ठीक है, ताकि जो एक्स्ट्रा करंट है वो ईजिली इस अर्थ वायर के जरिए कहाँ पे चला जाए, अर्थ में चला जाए, ठीक है। तो दस इट इंश्योर्स दैट एनी लीकेज ऑफ करंट टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ द अप्लायंसेस कीप्स इट्स पोटेंशियल टू दैट ऑफ द अर्थ। अगर कभी करंट का लीकेज हो गया और ज़्यादा करंट आ गया मेटेलिक बॉडी में, होना क्या चाहिए कि आप अगर किसी फ़ैन को छू रहे हैं तो आपको करंट नहीं लगना चाहिए, और मान लीजिए कभी करंट लग रहा है फ़ैन छूने से, मतलब करंट कभी वहाँ पे क्या हुआ है, करंट का लीकेज हुआ है, ठीक है। तो इस एक्स्ट्रा लीकेज को अगर आप उसमें अर्थिंग कराया हुआ है तो वो अर्थिंग वायर जो है वो बिजली को कहाँ पे डाल देगा, अर्थ में डाल देगा, और आपको शॉक लगने से बच जाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, ये अर्थ वायर क्या करता है, कीप्स इट्स पोटेंशियल टू दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ का धरती का जितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल, ठीक है, डिफरेंस उतना पे ही इस फैन का पोटेंशियल कर देता है, ठीक है। मतलब आप धरती को छुएंगे तो करंट लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो वैसे आपको करंट को भी फैन को भी छुएंगे तो करंट नहीं लगेगा, ठीक है। यूजर मे नॉट गेट अ सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक, समझे कि नहीं। तो जितना हम अंडरलाइन किए हैं अर्थ वायर के बारे में उतना आप तैयार कर लेंगे। सबसे पहला बात, अर्थ वायर क्या है, ये एक सेफ्टी मेज़र है, ठीक है, ये एक सेफ्टी मेज़र है, ये लाइन याद करेंगे, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इसको खासकर से यूज़ किस लिए किया जाता है, ऐसे अप्लायंस जिसमें मेटेलिक बॉडी हो उसके लिए यूज़ किया जाता है। कभी कभी जब करंट का लीकेज होता है तो ये क्या करता है, लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करता है करंट के लिए। वो करंट इस वायर के थ्रू कहाँ पे चला जाता है, अर्थ में चला जाता है, और अर्थ का पोटेंशियल और इस डिवाइस का पोटेंशियल सेम कर देता है, और यूज़र जो है एक इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाता है, समझे। इतना बात आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अभी बताएंगे क्वेश्चन कैसा आएगा, अभी आप समझ के छोड़ दीजिए, आगे आ जाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर का वायर दिखाया हुआ है यही है अर्थ वायर। सभी डिवाइस, यहाँ पे सॉकेट बनाया हुआ है, यहाँ पे आप चाहे तो फैन या फिर बल्ब या फिर कोई भी डिवाइस भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो सभी जो ऐसे डिवाइस, ऐसे अप्लायंसेस जिसका मेटेलिक बॉडी है वहाँ पे अर्थ वायर के थ्रू एक कनेक्शन प्रोवाइड किया हुआ है, ताकि इस पर अगर कभी करंट ज़्यादा हो गया तो इस वायर के थ्रू वो सब करंट धरती में चला जाए, समझे। तो ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। पहले हम यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। ईच अप्लायंस हैज़ अ सेपरेट स्विच टू ऑन एंड ऑफ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। हर एक अप्लायंस का अपना यहाँ पे स्विच होता है ताकि इसको स्विच ऑन स्विच ऑफ कर पाए, वो तो मालूम ही है। और ये इंश्योर करने के लिए कि हर एक अप्लायंस को, इसको भी और इसको भी बराबर करंट मिले, इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस मिले, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबको कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कभी अगर ये बल्ब ख़राब हो भी गया तो ऐसा नहीं हो कि ये दोनों भी ख़राब हो जाए, ये दोनों चलता रहेगा। तो ये सब पॉसिबल हो पाएगा बिकॉज ऑफ पैरेलल कनेक्शन ही, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, आपसे डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे कि ड्रॉ अ स्कीमेटिक लेवल डायग्राम ऑफ अ डोमेस्टिक सर्किट विच हैज़ अ प्रोविजन ऑफ अ मेन फ्यूज मीटर, वन लाइट बल्ब, अ स्विच सॉकेट एंड अ फैन। आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है डोमेस्टिक सर्किट का। तो ये पूरा डायग्राम आप बना देंगे, थोड़ा सा चेंज करना है इसमें क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है आपको एक लाइट बल्ब, स्विच सॉकेट और फैन दिखाना है। इसमें तो तीनों में ही स्विच सॉकेट दिखा दिया है इन्होंने, तो एक स्विच सॉकेट आप इसको रहने दीजिए। इसके जगह पे आप क्या बना देंगे, एक बल्ब बना दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हटा के आप यहाँ पे ऐसे करके एक बल्ब बना दीजिएगा, ठीक है। और एक आपको फ़ैन बनाना है, ये हटा के आप यहाँ पे एक फ़ैन बना दीजिएगा, ऐसे करके 3 ब्लेड दिखा दीजिए, 3-4 ब्लेड, वो फ़ैन हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये पूरा डायग्राम सेम टू सेम आपको बना देना है, समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। चलिए, और एग्ज़ाम में आप सोचेंगे कि इसको रेड ग्रीन कैसे करें, तो उतना करने का ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे मेंशन कर देंगे, उतना भी काफ़ी होगा, ठीक है। चलिए अब हम स्टडी करते हैं थोड़ा इस फ्यूज़ के बारे में। ये फ्यूज़ के बारे में हमने लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 12 में भी स्टडी किया था, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सभी डोमेस्टिक सर्किट का। ये क्या होता है कि इसमें एक ऐसा वायर होता है जो हल्का सा भी करंट ज़्यादा हुआ तो ये वायर पिघल के टूट जाता है और करंट बंद हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि अ फ्यूज़ इन अ सर्किट प्रिवेंट्स डैमेज टू अप्लायंसेस एंड द सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग। जब कभी ओवरलोडिंग हो जाए, ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है,
कि करंट का डिमांड ज़्यादा हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, ठीक है। तब क्या होता है कि ये फ्यूज़ जो है डैमेज प्रिवेंट करता है। मान लीजिए एक ऐसा आपके घर में सर्किट है जिसमें सिर्फ 5 एम्पियर करंट ही फ्लो कर सकता है, लेकिन आप उसमें ऐसा बल्ब लगा दिए जिसको चाहिए 9 एम्पियर करंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगा। तो इस केस में ये सर्किट डैमेज हो सकता है। तो इस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, फ्यूज़ लगाते हैं। फ्यूज़ जैसे ही महसूस करेगा कि करंट ज़्यादा हो रहा है तो फ्यूज़ का जो वायर है वो टूट जाएगा और बिजली कट जाएगा और ये बल्ब भी बच जाएगा, सर्किट भी बच जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना होगा, एक नया फ्यूज़ लेकर लगा देना है, ठीक है, और दूसरा बल्ब लगाना है जो इतना इससे कम एम्पियर का करंट ले। तो देखिए ओवरलोडिंग किस किस कारण से होता है। तो ओवरलोडिंग तब होता है जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए। जब ये जो दोनों तार हैं, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, कभी कहीं अगर कांटेक्ट में आ गया तो ओवरलोडिंग हो जाता है, ठीक है। अब कांटेक्ट में कैसे आएंगे, कभी कभी जो वायर का इंसुलेशन है, ऊपर का जो प्लास्टिक का कवर होता है वो अगर डैमेज हो जाए या फिर कोई अप्लायंस में फॉल्ट रहे, ठीक है, तब ये दोनों कांटेक्ट में आ जाते हैं, तब ओवरलोडिंग होता है। इसके अलावा ओवरलोडिंग होने का और भी 2 रीज़न है। कभी कभी क्या होता है कि एक्सीडेंटली इस हाइक हो जाए सप्लाई वोल्टेज में, बाहर से ही कोई बहुत ज़्यादा करंट आ जाए अगर घर में, तो तभी भी ओवरलोडिंग हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि आप एक ही सॉकेट में बहुत ज़्यादा अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं, तो अब भी क्या होता है, ओवरलोडिंग हो सकता है। तो ओवरलोडिंग का हमने 3 रीज़न जाना, एक है ये रेड्स अंडरलाइन, ये दूसरा रेड्स अंडरलाइन, ये तीसरा। 3 पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। और जब ओवरलोडिंग होता है ना, तब क्या होता है कि जो सर्किट है उसमें करंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब सर्किट में करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो उस सिचुएशन को बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है। मतलब करंट को सबसे छोटा जो रास्ता सर्किट मिले वो उसी के थ्रू फ्लो कर जाता है, भले ही आग लगे या फिर किसी को बिजली लगे, ठीक है। चलिए, तो ये भी आप याद रखिएगा कि शॉर्ट सर्किट के दौरान क्या होता है, करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर अभी एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का फ़ायदा यही है कि जब कभी हाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वो उसको स्टॉप कर लेता है, ठीक है। स्टॉप कैसे करता है, तो यहाँ पे वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का यूज़ करता है। हमें पता है कि जब किसी वायर से करंट फ्लो करता है तो वो वायर में हीटिंग इफेक्ट डेवलप होता है कि नहीं। तो वो हीट होने की वजह से वो फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है, पिघल के टूट जाता है, जिससे कि करंट बंद हो जाता है, ठीक है। बस इतना ही चीज़ आपको यहाँ से तैयार करना था। कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तब आपको और क्लियर होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में कौन सा इफेक्ट का यूज़ होता है, तो यहाँ पे यूज़ होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि अ फ्यूज़ इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ और इन पैरेलल इन हाउस होल्ड सर्किट। फ्यूज़ को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में या फिर पैरेलल। तो ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, कि फ्यूज़ को हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीरीज़। तो ये प्रिपेयर करेंगे, ये डायग्राम प्रिपेयर करेंगे। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस। 2 सेफ्टी मेजर बताइए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज जो किया जाता है। तो एक तो हो गया अर्थिंग, जिससे ये भी एक सेफ्टी मेजर है, EARTHING। एक हो गया अर्थिंग और दूसरा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। याद रखेंगे ये 2 क्या है, सेफ्टी मेजर से इस सब में यूज़ किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है कि एक इलेक्ट्रिक ओवन है जिसका इतना पावर रेटिंग है, मतलब पावर जो है वो कितना है, 2 किलोवाट, किलो यानी 2000, ठीक है, वाट। इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसका मतलब हम यहाँ पे समझ गए कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है V वो 220 वोल्ट होगा। यहाँ पे इन लोगों ने लिख के बता भी दिया ब्रैकेट में, लेकिन कभी कभी अगर नहीं बताए तो आप इतना पढ़ के ही समझ जाएंगे कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, 220 वोल्ट का, ठीक है। और इसमें करंट रेटिंग है 5 एम्पियर। ये जो सर्किट है इसमें करंट 5 एम्पियर ही फ्लो करेगा, इतना मतलब लिमिट है फ्लो करने का, ठीक है। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट। तो देखते हैं ये जो आप इलेक्ट्रिक ओवन है ये कितना करंट लेना चाहेगा, ठीक है। हमें पता है P = VI होता है। तो यहाँ से अगर हम I निकालना चाहें तो होगा P/V, यानी पावर है 2000 वाट बाई V है 220 वोल्ट। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 9.09 एम्पियर। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक ओवन है इसको कितना करंट चाहिए अच्छा से काम करने के लिए, तो 9.09 एम्पियर करंट चाहिए। लेकिन ये जो सर्किट है इसमें कितना करंट फ्लो कर सकता है, मैक्सिमम
5 एम्पियर करंट ही फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो क्या आप देखेंगे, हम ये देखेंगे कि अगर इस सर्किट में फ्यूज़ लगा हुआ है तो सबसे पहले तो फ्यूज़ वायर मेल्ट होके ब्रेक हो जाएगा, मेल्ट होके ब्रेक हो जाएगा मतलब सर्किट बच जाएगा। ठीक है, तो यही होगा इसका आंसर, और क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक सर्किट। ओवरलोडिंग से बचने के लिए आप क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे। तो ओवरलोडिंग होता क्यों है, जब हम एक ही सॉकेट में बहुत सारा डिवाइस अप्लायंस कनेक्ट करें तो पहला प्रिकॉशन तो ये हो गया कि टू मैनी कनेक्शन ऑफ टू मैनी अप्लायंसेस टू अ सिंगल सॉकेट शुड बी अवॉइडेड, ये हो गया पहला। दूसरा एडवाइस आप ये दे सकते हैं कि फॉल्टी अप्लायंसेस को यूज़ करने से बचा जाना चाहिए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट में आप ये दे सकते हैं कि यूजिंग टू मैनी अप्लायंसेस एट द सेम टाइम शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा, इसी के साथ ये पूरा चैप्टर एंड हो जाता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि रिवीजन के फॉर्मेट में दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा होता है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो पढ़ाए हैं वही सब लिखा हुआ है, इसमें सारा पॉइंट एक बार देख लीजिएगा। चलिए कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। कोई एक लंबा तार है तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सिलेबस में नहीं है तो इसको हटा रहे हैं। 5 देखिए, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट के टाइम पे करंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हेविली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, समझे। क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रू फॉल्स, इसमें ए और बी तो डिलीटेड है, सी और डी देखिए। सी में लिखा हुआ है कि द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल, ये मतलब क्या है, सोलिनॉइड है, विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो इस सोलिनॉइड के अंदर, ये मान लीजिए एक सोलिनॉइड है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होता है। तो बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, ट्रू है ये। अ वायर विथ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली लाइव वायर। लाइव वायर का क्या ग्रीन इंसुलेशन होता है, नहीं, लाइव वायर का रेड इंसुलेशन होता है। ग्रीन किसका होता है, अर्थ वायर का होता है। ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स, समझे। क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो बहुत तरह तरीका है। एक तो आप नेचुरल मैग्नेट यूज़ कर लीजिए, बार मैग्नेट, वहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर आप क्या यूज़ कर लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ कर लीजिए, बाय यूजिंग बार मैग्नेट, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाउ डज अ सोलिनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट। सोलिनॉइड एक मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है, तो इसका आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो सारा पॉइंट आप लिख देंगे सोलिनॉइड के बारे में। सोलिनॉइड होता क्या है, एक ऐसा कॉइल जिसमें बहुत सारा सर्कुलर टर्न्स हो, इंसुलेटेड कॉपर वायर का, ठीक है, इन द शेप ऑफ सिलेंडर, इसको सोलिनॉइड कहते हैं। सोलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो ठीक है एक बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरह होता है। ठीक है, आप इसको एक डायग्राम बना के भी एक्सप्लेन समझा देंगे, ये डायग्राम आप बना देंगे यहाँ पे। सोलिनॉइड का एक एंड जो है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और दूसरा एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। ये 3 पॉइंट में आप उसका आंसर देंगे। ठीक है, फिर इसी क्वेश्चन में ऐड किया हुआ है कि कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ करंट कैरिंग सोलिनॉइड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट। कोई एक सोलिनॉइड है, करंट कैरी कर रहा है, तो इस सोलिनॉइड का क्या आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल बता पाएंगे एक बार मैग्नेट के हेल्प से, तो बिल्कुल बता पाएंगे। देखिए मान लीजिए ये एक सोलिनॉइड है, ठीक है, तो इसका कौन सा पोल नॉर्थ पोल है, कौन सा पोल साउथ पोल है, ये कैसे पता चलेगा। आपके पास एक बार मैग्नेट है, ये मान लीजिए बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। इसको आप इस एंड की तरफ लाइए, अगर ये चिपक गया, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, तो आप समझ जाइए कि ये नॉर्थ था, इसका मतलब ये क्या होगा, पक्का ये साउथ होगा। ठीक है, तभी अट्रैक्ट किया। और अगर ये रिपेल किया तो आप समझ जाएंगे कि ये पोल जो है वो नॉर्थ पोल था। ठीक है, उसी तरीके से एक पता चल गया तो दूसरा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कि व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर फोर्स सबसे ज़्यादा कब लगेगा, तो इसका आंसर आपको इसी बुक में मिल जाएगा। देखिए
ये देखिए यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड, यानी ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका डिस्प्लेसमेंट यानी इस पर फोर्स हाईएस्ट तभी होगा जब जो करंट का जो डायरेक्शन है ना और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये दोनों क्या हो, राइट एंगल्स पे हो। ठीक है, जो करंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री है तो जो मोशन है यानी जो फोर्स है वो सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, चलिए ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा है कि इमेजिन कीजिए कि आप एक चैम्बर में बैठे हुए हैं और आपका जो बैक है वो एक वॉल की तरफ है। मान लीजिए ये एक चैम्बर है, ठीक है, और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजेंटली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट। एक इलेक्ट्रॉन बीम जो है इस दिशा में मूव कर रहा है बैक वॉल की तरफ से फ्रंट वॉल की तरफ। ये फ्रंट वॉल है, ये बैक वॉल है। ठीक है, तो हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम करंट का डायरेक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया करंट का डायरेक्शन। समझे कि नहीं? चलिए, इज डिफ्लेक्टेड बाई अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। मेरा राइट साइड ये होगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है जिसके कारण वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो गया वो इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए। तो यहाँ पे हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे। वो क्या बोलता है कि ये अगर आपका मिडिल फिंगर है, ये आपका इंडेक्स फिंगर है, तो आपका थंब जो है वो फोर्स शो करेगा। मिडिल फिंगर करंट, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड शो करता है और ये है फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसी डायरेक्शन में अपने फिंगर को अलाइन कीजिए। करंट आपको इस दिशा में रखना है। ठीक है, आप अपना जो मिडिल फिंगर है वो इधर शो कीजिए लेफ्ट हैंड का, फिर इधर जो है आपको क्या शो करना है, फोर्स शो करना है। मतलब आप अपना थंब इस डायरेक्शन में शो कीजिए। ठीक है, तो आप पाएंगे कि आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो नीचे की तरफ शो कर रहा है। तो मतलब जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड्स। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर। ये सब जो है 11, 12, 13, 14, 15 सॉरी 15 में कुछ करना है, तो 11 से 14 तक ये हमें नहीं करना है। ठीक है, 15 में पूछा है कि स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कौन से रूल से पता होता है, तो राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, और फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता चलता है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सिलेबस में नहीं है, इसका आंसर हो जाता है राइट हैंड रूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 सिलेबस में नहीं है। 17 देखिए कि व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ऑकर। शॉर्ट सर्किट कब होता है, तो इसके बारे में अभी डिटेल में पढ़े थे कि जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर कॉन्टैक्ट में आ जाए तब सर्किट में बहुत ज़्यादा करंट बढ़ जाता है, तब शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर और वाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक अप्लायंसेस। तो जितना हम अंडरलाइन किए थे वो वाला पार्ट आप पूरा इसमें लिख देंगे। ठीक है, अर्थ वायर के बारे में। तो इतना आप क्वेश्चन प्रिपेयर करें। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो अगर आपको सब एक जगह पे चाहिए तो वेबसाइट पर जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही था ये वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कीजिए। कोई अगर मन में कन्फ्यूजन या फिर डाउट रह गया है तो कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी चैनल पर और भी वीडियोज़ है, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको उससे काफ़ी हेल्प होगा, एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।